सब लोग पहले माइक म्यूट कर लो, है ना। कुछ लोगों का माइक म्यूट अनम्यूट है। जब आपको कुछ बोलना हो या पूछना हो तो अनम्यूट करना, वरना वो आवाज आती है। ठीक है, चलो। तो हमारा आज लेक्चर 1 होगा। ओके, सो क्रोम में तो खुला हुआ ही है। तो चलिए, ठीक है। तो ये सिलेबस है जैम का। अभी जैसे आप लोगों को कल भी बताया था मैंने कि अभी हम लोग पहले आईआईटी एग्जाम का पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो जो लोग गेट वाले बच्चे, उनका पूरा जैम भी एक बार कवर होगा, फिर गेट का जो एक्स्ट्रा टॉपिक है वो भी कवर होगा ही। और जो जैम वाले हैं उनका भी पूरा जैम तो कवर होगा ही, प्लस साथ में जो जैम वाला टॉपिक गेट में है कॉमन, जो 60-65% के बीच का है, 65% अराउंड गेट का जो सिलेबस है टोटल, उसका 65% अप्रॉक्स जैम का ही है। तो वो भी जब कराऊंगा तो गेट भी कराऊंगा, दोनों आपकी एक साथ तैयारी हो जाएगी। तो इससे है ना आपका लेवल थोड़ा सा जैम के लेवल से बेटर रहेगा, क्योंकि गेट में थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन भी कुछ होते हैं उस तरह। हालांकि गेट का लेवल एमएससी है ना, तो कुछ टॉपिक्स हैं वैसे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस तुम देखोगे कभी जैम में डिफिकल्ट है, कभी गेट में डिफिकल्ट है। तो ऑन एन एवरेज लगभग सेम ही लेवल है कॉमन टॉपिक पे, है ना। तो इसलिए हम जैम दोनों को, जैम के स्टूडेंट हो चाहे गेट के हो, तैयारी दोनों की होगी। गेट वालों में थोड़ा एडवांटेज है, मतलब गेट वालों में थोड़ा एक्स्ट्रा सिलेबस है, वो कराया जाएगा। चलो, तो अभी पहले जैम कवर करेंगे, तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। सो ये मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स जैम का सिलेबस है, ठीक है ना। और ये जो भी जैम है वो सब गेट में है, इसलिए गेट वालों को टेंशन लेने की कोई जरूरत है नहीं, एक्स्ट्रा है गेट में इवन, है ना। सो मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स टेस्ट पेपर कंप्राइज ऑफ मैथमेटिक्स 30% वेटेज। तो आज यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसका शेड्यूल हमारा रहेगा टीटीएस, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, और स्टैटिस्टिक्स पोर्शन 70%, जिसका शेड्यूल रहेगा मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, ठीक है। और टाइम अभी 9 to 11 है, और जो 15 जून का बैच स्टार्ट होगा उसका टाइम 6 to 8 होगा, ठीक है ना। तो दोनों टाइम रहेगा तब। जो 15 जून में बैच सेकंड बैच स्टार्ट होने वाला है, तब उसका टाइम 6 to 8 होगा, क्योंकि तब सीयूईटी का बैच अभी चल रहा है। तो अभी मैंने 6 to 8 क्लास लिया है, फिर उसके बाद 8 to 9 भी क्लास लिया मैंने, फिर अब 9 to 11 है। तो 15 जून से 6 to 8 भी जैम या गेट के एक बैच होगा, मतलब कंबाइन शुरू में होगा। 8 to 9 11 12 ऐसे ही चल रहा है मेरा, थोड़ा टाइम पास था। और 9 to 11 में ये चलता रहेगा। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। तो पहला टॉपिक है सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। चलो सीक्वेंस को डिफाइन करते हैं। मैं एक एक वर्ड टू वर्ड चलूंगा, ताकि एंड में पढ़ाने का तरीका ये, पहले टॉपिक डिस्कस करेंगे, टॉपिक से रिलेटेड मतलब डेफिनेशन हो गया, थ्योरम्स हो गए, एग्जाम्पल्स हो गए, जो बुक फॉलो कर रहा हूँ उसके एक्सरसाइज हो गए, ये हो गया। उसी समय जब ये टॉपिक खत्म होगा तो इसके प्रीवियस ईयर पेपर्स हो गए, तो इस तरह से होगा, खत्म हो गया तो इसके सारे प्रीवियस ईयर पेपर जो आए हुए हैं जैम या गेट में, वो हम डिस्कस करेंगे, फिर अगले टॉपिक पे जाएंगे। इस तरह से एक बार सिलेबस भी हो गया, साथ में प्रीवियस ईयर पेपर भी टॉपिक वाइज हो गया, एंड में ईयर वाइज होगा ही एक बार, फिर से डिवीजन भी एक बार होगा। तो इस तरह से पूरे साल में तुम देखो 3-4 बार सिलेबस हो जाता है, प्रीवियस ईयर पेपर्स इंक्लूड करके, लाइक इस तरह से सब मिला के 2 बार प्रीवियस ईयर पेपर करा दूंगा क्लास में, फिर 2 बार सिलेबस हो जाएंगे। बाकी तुम लोग खुद भी करोगे ही, क्योंकि एक बार से नहीं होगा, एक बार में किसी को समझ नहीं आता है। और तुम देखते हो तुम अच्छे स्टूडेंट होने के बावजूद अच्छा स्कोर क्यों नहीं कर पाते हो, क्योंकि तुमने रिवीजन बहुत कम बार किया है। यू हैव टू रिवाइज रिवाइज रिवाइज, जितनी बार 10 बार अगर कर सकते हो 10 बार करो, एक ही बुक पर 10 बार गो थ्रू हो जाओ, मतलब एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, डेफिनेशंस, थ्योरम्स पढ़ जाओ, फिर उसको अप्लाई करना सीखना है। जैसे देखो मेरा टीचिंग अप्रोच क्या है, एंट्रेंस अप्रोच है। कॉलेज में क्या होता है कि वो प्रूव कराते हैं थ्योरम्स, तो मैं थ्योरम्स के प्रूफ से बचूंगा,
हमें क्या है, रिजल्ट देखना है, रिजल्ट को समझना है और उसको अप्लाई करने हैं, है ना। सो वो कॉलेज वाला अप्रोच नहीं होगा कि थ्योरम लिखे फिर प्रूव कर रहे हैं, एग्जाम वैसे ही आ रहा है। यहाँ आपको इम्प्लीमेंट करना सीखना है कि अप्लाई कैसे करना है, इस तरह से। ओके सो यहाँ में स्टार्ट कर रहे हैं सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। ओके, तो इसके लिए मैं बुक कौन सा फॉलो कर रहा हूँ? सो मैं अगर रेफरेंस बता दूं पहले तुम्हें, सो ठीक है, रेफरेंस मैं भी बुक के हेल्प से ही पढ़ाता हूँ, क्योंकि जो चीज पढ़ा रहा हूँ ऐसे नहीं मैंने इन्वेंशन किया है, हमें भी क्या है कहीं से सीखना है फिर आपको समझाने हैं वो चीजें। सो जो बुक मैं फॉलो कर रहा हूँ, पहला रेफरेंस जो मैं फॉलो कर रहा हूँ वो ये है, हेडिंग है उसका, मतलब प्रॉपर मैं लिख देता हूँ, वैसे याद तो है लेकिन इसका प्रॉपर हेडिंग है इंट्रोडक्शन टू रियल एनालिसिस, है ना, इंट्रोडक्शन टू रियल एनालिसिस, हालांकि हमारे यहाँ कैपिटल है। सो इंट्रोडक्शन टू रियल एनालिसिस बाय, जो ऑथर्स हैं वो है आरजी बार्टल, तो बाटले पढ़ते हैं जैसे तुम्हें समझ आए, जो भी प्रोनाउंसिएशन बाटले या बार्टल जो भी पढ़ना है। सो दिस एंड दूसरा ऑथर है इसका DR सेवर्ट। तो मैं ये फॉलो करूंगा, तो मैं क्लास में इसी के मॉडल तुम देखोगे कि इसके डेफिनेशन, एग्जांपल्स, एक्सरसाइजेस क्लास में डिस्कस करेंगे, होमवर्क भी यही होगा आपका। एक और बुक साथ में है मेरे पास, तो दूसरी बुक मेरे पास जो है वो ये है। सो द सेकेंड बुक आई हैव इज दिस, सो इसका टाइटल है, सो सेकेंड बुक जो है मैथमेटिकल एनालिसिस सो मैं कोई भी टॉपिक पढ़ाऊँ रेफरेंस के साथ, ऐसा नहीं हो तुम्हें ढूंढना पड़ेगा, मैं सारा कंटेंट इसी से पढ़ाऊंगा, तुम मेरा नोट्स भी पढ़ो, वीडियोस भी देखो, साथ में बुक भी देखो, और उसमें कुछ समझ ना आए पूछो भी। तो तुम्हें एक बुक ढंग से करना ही है, ठीक है ना, कम से कम एक बुक, एक से आकर से कोई दिक्कत नहीं, करना ही है, और उस बुक को रिपीटेडली स्टडी करो। एक बार में बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं होंगी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स टाइम जब आप रीड कर रहे होगे, मतलब रीड इन द सेंस डेफिनेशन तो रीड ही करोगे ना, एग्जांपल सॉल्व करना है, एक्सरसाइजेस सॉल्व करने, प्रीवियस पेपर सॉल्व करना है, लेकिन स्टार्टिंग में आपको थ्योरम्स और ये सब तो रीड करना है। तो जब गो थ्रू आप बोलोगे मैथमेटिकल एनालिसिस, और इसका जो ऑथर है बाय, सो पता ही होगा आप लोगों को, SC मलिक, ठीक है, एंड सविता अरोड़ा। ओके, अब ध्यान ये रखना है कि जो चूंकि ये सब जो बुक्स हम फॉलो कर रहे हैं इसी सीक्वेंस सीरीज का ही नहीं, किसी भी टॉपिक का, तो वो बुक्स जैम के लिए नहीं लिखी गई हैं, गेट के लिए नहीं लिखी गई हैं, तो इसमें बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा भी हैं। तो आपको ध्यान रखना, आपके सामने टेबल पे एक फोटोकॉपी करा लो सिलेबस का, ताकि आपको सिलेबस से बाहर क्या जरूरत है पढ़ने है, क्यों टाइम किल करोगे, नॉलेज होना अच्छी बात है, लेकिन क्यों ही हम वो चीजें फोकस करें जो हमारा एम है ना। ऐसे पढ़ने का दुनिया बहुत सारी चीजें हैं कि जिंदगी खत्म हो जाएगी, सब कुछ नहीं सीख पाएंगे, तो हमें देखना हमारा एम क्या है। तो अभी आप सामने सिलेबस रखो, सिलेबस में टॉपिक्स लिखे हैं, वो टॉपिक्स देखो बुक में कहाँ है, उस पे उसके डेफिनेशंस, एग्जांपल्स, थ्योरम्स, एक्सरसाइजेस उस पे वेस्ट करो। जो टॉपिक नहीं है सिलेबस मेंशन, उसको जरूरत नहीं है उस पर टाइम वेस्ट करने की, मैं भी ऐसे ही पढ़ाऊंगा। तो बुक्स में बहुत सारी चीजें हैं, उसी चैप्टर में कुछ एक्स्ट्रा भी होंगे। सेम थिंग जैसे प्रोबेबिलिटी कल स्टार्ट करूंगा, मैं जनरली फॉलो करता हूँ वीके रोहतगी की बुक जो है इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स बाय वीके रोहतगी। सो उस तरह से तो वो भी कंटेंट में उसी का फॉलो करूंगा, उसमें बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा है। सो इस तरह से ओके, तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये रेफरेंस है, ये आपके पास भी ये बुक्स होगा, इसके पीडीएफ्स ऑनलाइन मिलते हैं, गूगल में सर्च करोगे पीडीएफ मिल जाएगा, फोटोकॉपी करवा सकते हो, या फोटोकॉपी वाले को बोलोगे बुक बना के दे देगा, है ना, इस तरीके से। मेरे पास भी बाटल की बुक अभी है नहीं, तो इस तरह से बुक बना के दे देता है फोटोकॉपी सब वाला। सो चलो, कुछ क्वेरीज हो तो पूछते रहना बीच में, या कुछ ऐसे ही। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस की डेफिनेशन से। सो बताइए, आप में से बहुत सारे लोग हैं ना, कुछ लोग मैथ्स बैकग्राउंड के भी हैं, कुछ लोग स्टैट्स बैकग्राउंड के भी हैं, तो पढ़ तो समझ रखा ही है, हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं ताकि रिकॉल हो जाए। फिर क्वेश्चंस देखेंगे जो जैम या गेट में आए हुए हैं, और आप भी घर पे डिफरेंट एंट्रेंस के क्वेश्चंस करना, क्योंकि आपको एग्जाम निकालना, आपका मेहनत करना ज़्यादा जरूरी है। मैं तो कर ही रहा हूँ, और आप जैसे कहोगे मैं उसके हिसाब से प्लान करूँगा, जो एडवाइस होंगे आपके, बट आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि कॉम्पिटिशन है, तो कॉम्पिटिशन में आपको आगे आना है, तो आपको
ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। ओके। हाँ चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो अभी तो जो आरजी बाटल की जो बुक बताया था चैप्टर 3 है, उसमें जो बाटल वाली बुक है उसमें ये चैप्टर 3 है, सीक्वेंस एंड सीरीज, जो बाटले वाली बुक है। सो कोई बताओ पहले, आप में से ट्राई करो, हाउ डू डिफाइन सीक्वेंस? Series with pattern different, series with form different pattern is known as sequence. तो सीक्वेंस में सीरीज कहाँ से आ गया? Series with so different pattern is known as sequence. लेकिन सीरीज तो अलग चीज होता है मैथमेटिकल सेंस में। आप, मैं समझ रहा हूँ आप जो कहना चाह रहे हो, लेकिन एक्चुअली जो सीरीज का मीनिंग मैथ्स में अलग है ना, सीक्वेंस पढ़ रहे हैं, आगे इसी में सीरीज आएगा, तो सीरीज अलग होता है। ठीक है, आपने ट्राई अच्छा किया, ठीक है, वो सही भी है कुछ हद तक, लेकिन प्रॉपर मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे? कोई और ट्राई करो। Set of number with so different pattern. चलेगा, विथ ऑर्डर है, और ऑर्डर इज इम्पोर्टेंट है। सो ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यू कैन से नंबर्स, मतलब ये तो वर्ड्स में हो गया मैथमेटिकली। और लोग ट्राई करो, देखो इंटरेक्ट करो, तो उससे आपको भी मजा आएगा, मुझे भी मजा आएगा, आपको नींद नहीं आएगी, मुझे तो ऐसे ही नहीं आनी, मैं खड़ा हूँ, तो आपको नींद नहीं आएगी। और प्रॉपर स्टडी मोड में बैठो कि हाँ आप पढ़ने के लिए बैठे हो, पेन पेपर सामने, बैठ के, सो के मत पढ़ो बैठ के। हाँ बताओ, कोई भी ट्राई करो यार, इतने सारे लोग हैं, ट्राई करो, बताओ सीक्वेंस क्या होता है। एक ने ट्राई किया, देखो ट्राई करने वाला हमेशा बेटर होता है उससे जो ट्राई नहीं करता है ना। कहते गुमराह तो वो जो घर से निकले ही नहीं, वो चीजें हैं, भटकते भटकते पहुंच जाएंगे मंजिल तक, ऐसा है ना कुछ। गुमराह वो जो घर से निकले ही नहीं, तो इस तरह से तुमने ट्राई नहीं किया तो तुम कहीं नहीं पहुंचोगे। बताओ और कोई लोग? ये बहुत सारे लोग जो एमएससी कर रहे हैं, कुछ लोग एमएससी कर चुके हैं, कुछ लोग बीएससी वाले हैं, जैम वाले जो हैं। सो आपको पता तो होगा ही ना तुम क्या बताना चाह रहे हो कि मुझे आ जाएगा इसलिए? जी सीक्वेंस इज ए फंक्शन सर। यस करेक्ट। जिसका डोमेन नेचुरल नंबर और जिसका रेंज सबसेट ऑफ रियल नंबर सर। रेंज सबसेट ऑफ रियल नंबर, करेक्ट। तो ये एक मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गया, बुक में यही मिलेगा। जैसे मैं बोलता हूँ सीक्वेंस इन एस, अब देखो सीक्वेंस किस में, मैं अगर बोलता हूँ सीक्वेंस इन सेट एस, अगर मैं एस सेट में बात कर रहा हूँ सीक्वेंस की, सो सीक्वेंस क्या एक फंक्शन है। सो लेट्स से, सो सीक्वेंस इज अ फंक्शन, जैसे उन्होंने बताया फंक्शन है whose domain is set of natural number and codomain is, सो इन्होंने कहा कि सबसेट होगा रियल नंबर का, है ना, रियल सीक्वेंस डिफाइन किया, तो वही बात है। तो मैंने कोडोमेन जो होगा, सो रेंज सबसेट ऑफ रियल नंबर बोला ना, मतलब रियल नंबर कोडोमेन है। सो यहाँ पे चूंकि मैं एस में बात कर रहा हूँ तो मैं लिखूंगा कि जो कोडोमेन है, कोडोमेन इज सेट एस। तो ये सीक्वेंस इन एस डिफाइन कर रहा हूँ, लेकिन आपके सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। सो एस वो रियल नंबर का सेट है। सो मतलब क्या है, दैट इज ये जो एक फंक्शन है नेचुरल नंबर से एस में, कैसा होता है ये, तो ये कुछ ऐसा होगा, डिफाइंड एज, या तो ऐसे लिख दूं मैं, डिफाइंड एज एफ ऑफ एन। अब देखो कहीं ए एन लिखा होता है, कहीं एक्स एन लिखा होता है, क्या नोटेशन लेके चलो बताओ, ए एन लूं या एक्स एन लूं सीक्वेंस के लिए, मैं क्या लिखूं, ए एन या एक्स एन? ए एन लेके चले, है ना। कुछ बुक में तुम्हें एक्स एन लिखा मिलेगा, कुछ में ए एन लिखा मिलेगा, बात वही है। सो एफ एन इज ए एन, इसका मतलब ये हो गया कि तुम्हारा डोमेन नेचुरल नंबर है, कोडोमेन सेट एस है। अब यहाँ 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, तो 1 मैप हो रहा है A1 पे, 2 मैप हो रहा है A2 पे, 3 का इमेज है A3, 4 का इमेज है A4 एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो ये मतलब है सीक्वेंस का कि नेचुरल नंबर के करस्पॉन्डिंग आप एक मैपिंग क्रिएट कर रहे हो, तो जो एक रेंज है ना, इसको ऐसे लिखते हैं जनरली। सो सीक्वेंस आप देखोगे ऐसा लिखा रहेगा। सो हालांकि मुझे एक्चुअली बात करना है रियल सीक्वेंस का, हमें बात क्या करना है, हमें बात करना है सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, सीक्वेंस ऑफ आर की बात करना है, ठीक है ना, या सीक्वेंस इन आर की बात करना है, क्योंकि सिलेबस में रियल सीक्वेंस ही है। कॉम्प्लेक्स नंबर में सीक्वेंस हो सकता है या अलग सेट में भी हो सकता है। सो यहाँ पे सीक्वेंस आर पे बात करना है या सबसेट ऑफ आर पे बात करना, रियल सीक्वेंस की बात करनी है एक्चुअली। सो
अब आप सिंपली डिफाइन कर पाओगे ऊपर वाला डेफिनेशन देख के, जहां जहां एस है वहां आर कर देंगे। सो सीक्वेंस इन आर का मतलब इट इज अ फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू रियल नंबर, सिंपली। और डिफाइन कैसे है, एफ एन इज इक्वल टू ए एन। इसका मतलब क्या है कि ए एन कोई रियल नंबर होगा, इसका मतलब है जो ए एन है वो ऑब्वियसली एक रियल नंबर होगा। अब इसको लिखते कैसे, जनरली तुम देखोगे तो सीक्वेंस एन ऐसा लिखा होगा, या लोग ऐसे लिखते हैं, यहाँ n1 से इन्फिनिटी, n1 से इन्फिनिटी, या ऐसा होगा an such that n belongs to natural number, इस तरीके से लिखा होगा, या an such that n belongs to natural number। अच्छा क्वेश्चन ये है, अगर मैं तुमसे पूछूं कि क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ सीक्वेंस को n belongs to natural number, क्या ये ट्रू होगा, सही होगा? क्या सीक्वेंस को ऐसे लिखना ठीक है? यस और नो? कोई व्यू नहीं है। यस यस यस। लिखने को सर लिख सकते हैं सर, ऐसा कोई वो नहीं लिख सकते मेरे भाई। नो सर, नो सर, नो। ये कर्ली ब्रैकेट कहाँ यूज होता है? वो सेट में यूज होता है। हाँ, अब अगला क्वेश्चन मेरा यही है कि सेट में और सीक्वेंस में क्या डिफरेंस है? सर एक्चुअली सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करते हैं और सीक्वेंस में रिपीट करते हैं। यस कर सकते हैं, यस। एक इम्पोर्टेंट एक वो और पॉइंट बताओ थोड़े से, इससे भी बेटर पॉइंट एक है। सही बताया इन्होंने, और पॉइंट बताओ, सेट और एक सीक्वेंस में क्या डिफरेंस है? सेट में ऑर्डर डिपेंड नहीं करते हैं और सीक्वेंस में ऑर्डर डिपेंड करते हैं। यस, ये मेजर डिफरेंस एक्चुअली। सीक्वेंस में क्या है कि लाइक आपके पास A1, A2, A3, A4, A5, A6 ये फिक्स है, यू कैन नॉट चेंज दिस ऑर्डर। बट सेट में जो मैंने लिखा है यहाँ आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो, और यहाँ रिपीटेड एलिमेंट एक बार ही लिखे जाएंगे, लेकिन इसमें रिपीटेड एलिमेंट उतनी बार लिखे जाएंगे जितनी बार आएंगे। सो आपने देखा किसी बुक में ऐसा नहीं लिखा रहेगा, सीक्वेंस कभी भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सेट है, ये सेट ऑफ ए एन है, नेचुरल नंबर है। सेट में क्या है, सेट अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है, कोई ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन सीक्वेंस में ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देख पा रहे हो ऑर्डर इंपॉर्टेंट क्यों है, 1 के करस्पॉन्डिंग A1 है, 2 के करस्पॉन्डिंग A2 है। सो ऑर्डर्ड कलेक्शन एक्चुअली, मतलब ये ऑर्डर्ड है एक्चुअली सीक्वेंस। सेट इज नॉट ऑर्डर्ड। फिर सेट में रिपीटेड एलिमेंट्स एक बार ही लिखे जाएंगे, लेकिन सीक्वेंस में जितनी बार आएगा उतनी बार लिखे जाएंगे। मैं आगे लिखता हूँ, सो यू कैन नॉट राइट लाइक दिस, ओके। सो मैं कहना चाह रहा हूँ क्या कि जैसे हमने ये लिखा, सो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये सेट ऑफ an है ना, दिस इज सेट ऑफ an है, और जो हम लिख रहे थे इस तरह से लिखा रहेगा, या तो या पैरेंथेसिस में लिखा रहेगा। पैरेंथेसिस में क्यों लिखा जा रहा है, क्वेश्चन यही है कि हमें इस तरह क्यों नहीं लिख दिया, इस तरह लिखा रहता है an फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी बोल दो, या जस्ट an लिखा रहेगा। तो इसका मतलब इसको खोल के लिखूं तो ऐसा है A1, A2, A3 इस तरह से। नाउ यू कैन नॉट चेंज द ऑर्डर। यहाँ क्या है, यहाँ है A1, A2, A3, और अगर ये रिपीटेड हुआ तो फिर बार बार नहीं लिख सकते, फिर इसका ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं, A3 पहले आ सकता है, A1 बाद में आ सकता है, इस तरीके से। तो ये सेट है और ये है सीक्वेंस, है ना, सीक्वेंस एन है यहाँ पे। सो दोनों अलग चीज है, ठीक है। सो यू कैन नॉट राइट। हाँ, रेंज सेट की बात करेंगे जब हम बोलेंगे रेंज ऑफ द सीक्वेंस। चलो एग्जांपल देता हूँ, जैसे देखो एग्जांपल, अगर ऐसा लिखा हुआ है -1 की पावर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक ये हुआ, और एक लिखा हुआ है -1 की पावर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब आप देखो दोनों को ओपन करके, क्या दोनों की मीनिंग सेम है? इसको कैसे लिखो, कोई बताओ मुझे। सो हाउ कैन वी राइट दिस? ये सेट बिल्डर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म में क्या लिखूं इसको मैं? Should 1 and -1? Yes, just 1 and -1 or -1 and 1, it doesn't matter, it is just this, और कुछ नहीं है, क्योंकि क्या होगा, 1 रखोगे -1 1 -1 1 -1 1, तो सेट में रिपीटेड एलिमेंट्स आर नॉट रिपीटेड, है ना, मतलब रिपीटेड एलिमेंट्स को लिखते नहीं है बार बार, एक बार ही लिखते हैं, तो इस तरह से लिखेंगे। जबकि यहाँ कैसे लिखोगे इसको, यू हैव टू राइट लाइक -1 1 -1 1 -1 1 डॉट 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 डॉट, इस तरह से, ठीक है ना। तो मैं पैरेंथेसिस यूज कर रहा हूँ, बुक्स में आपको यही चीजें ऐसी भी लिखी मिलेंगी, -1 1 -1 1 -1 +1 लाइक दिस, इस तरह से। तो ये सीक्वेंस है, यू हैव टू राइट ऑल द एलिमेंट, जितनी बार आना रिपीट करना, ये सीक्वेंस -1 की पावर n, और ये सेट था। तो सेट एंड सीक्वेंस आर डिफरेंट थिंग, है ना। सेट इज अनऑर्डर्ड कलेक्शन, यहाँ ऑर्डर्ड है, इसका ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, यू कैन नॉट
है ना, चेंज द ऑर्डर। ओके, सो ये तो हो गया सीक्वेंस होता क्या है। तो सिंपली सीक्वेंस होता क्या है, सीक्वेंस एक फंक्शन है नेचुरल नंबर से रियल नंबर में, जब रियल सीक्वेंस की बात कर रहा हूँ मैं। सो रियल सीक्वेंस का मतलब इट इज जस्ट अ फंक्शन फ्रॉम, सो लेवल किया आपने एक्चुअली, है ना, लेवल कर दिया, पहला एलिमेंट 1 की करस्पॉन्डिंग 2 3 4, सो a1 a2 a3 a4, फर्स्ट एलिमेंट a1 है, लेवल कर दिया हमने बस, है ना, फर्स्ट a1 a2 a3 a4 a5 इस तरह से। ओके, सो कुछ एग्जांपल देख लो, जैसे मैं फिर से बताता हूँ, जैसे कहीं लिखा हुआ है सेट कंटेनिंग 1, जैसे ये है, तो ये बस इतना हो गया। लेकिन अगर ऐसा लिखा हुआ है 1, तो ये सीक्वेंस है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ, इसको अगर आप खोल के आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 1 1 1, दिस इज कांस्टेंट सीक्वेंस, n नहीं है इसका मतलब n से फ्री है ये, सो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको चाहो तो इस तरीके से। सो ये मतलब है इसका, और ये तो जस्ट यू हैव टू राइट दिस लाइक दिस ओनली, सो कोई और दूसरा वे नहीं है, वही है। तो ये एक सेट कंटेनिंग 1 है, और ये कांस्टेंट सीक्वेंस बोलते हैं ना इसको हम लोग, इसको बोलेंगे कांस्टेंट सीक्वेंस, क्योंकि इसके हर टर्म कांस्टेंट है इसीलिए। तो जनरली हम लोग सीक्वेंस को कैसे लिखते हैं, nth टर्म से पहचानते हैं ना जनरली। तो डेफिनेशन में कोई डाउट है किसी को, रिप्रेजेंटेशन से एग्जांपल में कुछ और दे देता हूं। सो दिस इज नॉट अ, दिस इज जस्ट अ सेट नॉट अ सीक्वेंस, ठीक है, ये एक सेट है, सीक्वेंस नहीं है, ठीक है ना, सेट बट नॉट अ सीक्वेंस। ओके, अब ये सीक्वेंस था, और एग्जांपल देख लो सीक्वेंस का, जैसे लिखा रहता है 1/n, n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। तो इसको अगर आप ओपन करोगे तो आपको पता ही है कि लेवल्ड है ये, है ना, लेवल्ड का मतलब है पहला एलिमेंट n को 1 ही रखना पड़ेगा आपको, जो फर्स्ट है 1/1, सेकेंड 1/2, थर्ड 1/3, फोर्थ 1/4, इस तरीके से डॉट 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 डॉट, इस तरीके से है ये आपका, ठीक है, ये सीक्वेंस। और भी बहुत सारे हैं, जैसे आप लिखा था मैंने पहले, और जैसे मान लो ऐसा है कि लाइक 1/2 की पावर n का सीक्वेंस है, तो ये सब सीक्वेंसेस हैं। सो लाइक ये 1/2, 1/2 स्क्वायर, 1/2 क्यूब एंड लाइक दिस। ठीक है ना, इस तरह से। सो जनरली क्या होता है सीक्वेंस को आप किससे, आप जो नोटेशन यूज कर रहे हो an, इसका क्या मीनिंग होता है, an का इंटरप्रिटेशन क्या है, कोई बताओ, आप बताइए आप लोग ऐसे तो nth टर्म, यस। देखो ऐसे बताते रहो तो मुझे लगेगा कि हाँ आता तो ऐसे सबको है, बस वो राइट पॉइंट मतलब राइट टाइम पे क्लिक करने वाली बात है। ये क्या हो गया भाई, फिर देर हो रहा है। ओके, एक मिनट, ये हैंग कर रहा है शायद। चलो, सो चार्ज पे लगाता हूँ। नेक्स्ट क्या है, तो an का मतलब होता है nth टर्म, है ना, nth टर्म ऑफ सीक्वेंस। और ये ऐसे पूछना चाहिए नहीं मुझे, है ना, ये सब हम लोगों ने 11th क्लास में था ना सीक्वेंस सीरीज, वहाँ भी आया था ये सब। तो जनरली हम लोग कैसे लिखते हैं, n from 1 to infinity, so you write in parenthesis or you write in this way, so a1 a2 a3 a4, so ये आपका एक सीक्वेंस है, लिखने का तरीका है, जहाँ an का मतलब है nth टर्म, है ना, so a1 मतलब फर्स्ट टर्म, a2 मतलब सेकेंड टर्म, इस तरह से a3 मतलब थर्ड टर्म, और a4 का मतलब फोर्थ टर्म, ठीक है, इस तरह से an nth टर्म हो गया। अब सीक्वेंस को कई तरह से डिफाइन किया जाता है, मान लो एक और एग्जांपल ले लो, आप लोगों ने नाम सुना होगा फिबोनाची सीक्वेंस, सुना है ना, फिबोनाची सीक्वेंस को कैसे डिफाइन किए जाते हैं, बताइए आप लोग, फिबोनाची सीक्वेंस को कैसे डिफाइन करते हैं आप, a1 is equal to वन वन ऐड करना पड़ता है, नहीं ऐसा तो नहीं है, कोई और बताओ। So second term is like sum of preceding term.
second term is sum of preceding term. For example, like 1 then 1 plus 1 2 हाँ. then 2 plus 1 1. तो पहला दो टर्म आप कहना चाह रहे हैं 1 है, ऐसा? नहीं पहला 0 है then हम 1 ऐड किए then 0 plus 1. आप कह रहे हैं 0 है, दूसरा 1 है, इस तरह से? हाँ, पहला टर्म 0 है, दूसरा 1 है, थर्ड टर्म भी 1 है, फोर्थ टर्म हो जाएगा तीनों का सम. ओके. बाकी लोग बताओ थोड़ा, क्या ऐसे ही है? कैसे डिफाइन करते हैं? कहाँ से स्टार्ट होता है फिबोनाची सीक्वेंस? पहला टर्म क्या होता है उसका? अच्छा, दोनों बुक में जो दो बुक रेफरेंस लिखा है मैंने, दोनों रेफरेंस में चैप्टर 3 ही है सीक्वेंस सीरीज, ठीक है ना? सो ठीक है, ओके है, आपको डिफाइन करने की बात है कैसे भी. और कोई बताओ, कुछ और पता है क्या? फिबोनाची सीक्वेंस पता है ना सबको? ओके, सो है ना, कुछ बुक में तुम्हें ऐसे डिफाइन करा मिलेगा, a0 इज 0 जैसे इन्होंने बताया, a2 इज 1, देन अब नेक्स्ट टर्म जो होंगे सम ऑफ टू प्रीवियस टर्म्स, है ना, जो टर्म होंगे, जो नेक्स्ट टर्म एक्चुअली अपने जस्ट प्रीसीडिंग टू टर्म्स का सम होगा एक्चुअली. तो इसको ऐसे लिखते हैं, जैसे a3 है तो a2 प्लस a1 होगा, a4 है a3 प्लस a2 होगा, लाइक दिस. तो इस तरह चलता रहेगा, ठीक है ना? सो मतलब ऐसे लिख सकते हो या ऐसे आप डिफाइन कर सकते हो. सो ये क्या है, आप डिफाइन किया 0 1, फिर आ जाएगा 1 2 3 5 8 13 21, कितना 34 55, चेक करो, एंड डॉट और डॉट. तो ये आपका फिबोनाची सीक्वेंस है. कुछ बुक में ऐसा डिफाइन किया होता है, कुछ बुक में ऐसा डिफाइन किया होगा. a1 वो स्टार्ट करता है 1 से, a2 इज अगेन 1, एंड दे राइट a3 एज दिस. तो कुछ 1 से स्टार्ट करता है, कुछ 0 से स्टार्ट करता है, ठीक है ना? तो ऐसा कोई ये वर्ड एग्जाम में नहीं यूज होगा फिबोनाची सीक्वेंस, ऐसा कुछ है तो वो डिफाइन करेगा वहाँ पे. सो इस तरह से फिर सम होता चला जाएगा. सो लाइक है डेफिनेशन वैसे ही, a2 प्लस a1, a4 होगा a3 प्लस a2 एंड सो ऑन. तो यहाँ ऐसे, यहाँ पे ऐसा हो गया कि लाइक 1 1, ठीक है ना, फिर लास्ट 2 3 5 8 13, इस तरीके से ही है. सो इस तरह फिबोनाची सीक्वेंस डिफाइन होते हैं. डिफरेंट बुक, जैसे मान लो आजी बाटल में देखोगे, सो बाटल वाली बुक में ये डेफिनेशन है, ये है, दूसरे बुक में वो मिलेगा तुम्हें, ठीक है ना? तो जैसे एक समझ आती है, अब ये रिलेशन जो जैसे यहाँ पे क्या होता है कि an प्लस 1 इज इक्वल टू an प्लस an माइनस 1. और जैसे मैं अगर पहला वाला ही ले लूँ या दूसरा वाला कोई ले लूँ, मान लो a1 1 है, a2 भी 1 है, और इस तरह से लिखा मैंने. तो यहाँ कहाँ से स्टार्ट होगा ये a3 से, तो n कहाँ से स्टार्ट होगा, मोर देन इक्वल टू 2, है ना? इसको आप लोग क्या बोलते हैं, इस रिलेशन को क्या बोलते हैं? कुछ नाम है आप लोगों को याद है? मेरा कहने का मतलब ये है, कुछ और रिकर्सन वर्ड सुना है क्या आप लोगों ने? रिकर्सन नहीं सुना है? हाँ यस, रिकर्सन में क्या होता है एक्चुअली कि जो नेक्स्ट टर्म है वो पिछले रिकर्सिव, जैसे आगे जब आप वो पढ़ोगे आगे एल्गोरिथम्स आते हैं, जब कोडिंग वोडिंग करोगे तो वहाँ पे ये सब अक्सर आता है, एक टूल ये भी रहता है. सो ये रिकर्सिव वे में लिखा गया, मैं तो रिकर्सिव वे में लिखा गया, ये इंडक्टिव वे भी लिखा रहता है. सो द वे ऑफ राइटिंग सीक्वेंस इन दिस वे इज कॉल्ड इंडक्टिव या रिकर्सिव, है ना? सो कहीं लिखा हुआ इंडक्टिव वे. इंडक्शन सुना है तुम लोगों ना? तो इंडक्शन में याद में क्या होता है, n1 फिर 2 फिर इस तरह करते हैं ना, k के लिए ट्रू मान लेते हैं, k प्लस 1 दिखाते हैं, तो उस तरह से ये इंडक्टिव है. सो इंडक्टिव क्यों बोलते हैं कि तुम्हें पिछला टर्म चाहिए अगले टर्म जानने के लिए, है ना, या नेक्स्ट टर्म को उससे जस्ट टू प्रीवियस टर्म को यूज किया गया था. इस तरह के रिलेशनशिप जो भी होते हैं उसको इंडक्टिव बोलते हैं या रिकर्सिव बोलते हैं. तुम्हें देखा होगा ना इस तरह से. मैं कहना मतलब ये इंडक्टिव का मतलब ये हो गया, इंडक्टिव, और रिकर्सिव का मतलब ये होता है कि इस मान लो कोई xn प्लस 1 है, सो ये कोई फंक्शन होगा xn का, इस तरह से हो सकता है, या x, तो x ना लिख कर मैं a लिखता हूँ, मैं a फॉलो कर रहा हूँ तो मर्जी xn लिखो a लिखो क्या लिखो. या हो सकता है कोई फंक्शन है xn और xn माइनस 1 का, जैसे कि फिबोनाची में था
तो ये रिकर्सिव रिलेशन का मतलब ये हो गया कि टू नो नेक्स्ट टर्म वी मस्ट नो द प्रीवियस टर्म एक्चुअली, ये चीज़ है। तो यहाँ जैसे मान लो दिया होगा x1 1 है, यहाँ दो टर्म दिए होंगे इस केस में कि x1 1 है और x2 भी 1 है, तो उसके आगे डिफाइन करेगा ये, तो इस तरीके से। तो ये मतलब रिकर्सिव वे है राइट लिखने के सीक्वेंस के, है इस तरह से। सो मतलब सीक्वेंस का डेफिनेशन क्लियर है तुम लोगों को? इसमें क्या क्या कहा था कि व्हाट इज अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, सीक्वेंस क्या होता है? सो सीक्वेंस इज अ फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू रियल नंबर, क्योंकि यहाँ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर की बात कर रहा है, ठीक है ना, दे आर टॉकिंग अबाउट सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। तो सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर मतलब ये फंक्शन है नेचुरल नंबर से रियल नंबर में सिंपली, और ऑर्डर्ड है एक्चुअली, है ना, क्योंकि नेचुरल नंबर इसीलिए डोमेन लिया गया ताकि ऑर्डर्ड हो, फर्स्ट A1 A2 A3 A4 एंड दे आर ऑर्डर्ड। और इसीलिए इसको पैरेंथेसिस में या उस तरह के ब्रैकेट में लिखते हैं, तुम देखते हो। कर्ली ब्रैकेट में नहीं लिख सकते हम सीक्वेंस को। हाँ, रेंज अगर लिख रहे हैं, जब आपको बोलेगा कोई फाइंड द रेंज ऑफ द सीक्वेंस, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं, जैसे हमने कहा सीक्वेंस है an और ये an क्या है -1 की पावर n, ये एक सीक्वेंस है। अब इसका मैं आपसे रेंज पूछूंगा, ये एक सीक्वेंस है, फाइंड द रेंज ऑफ द सीक्वेंस। शायद जो पहले बता रहे थे वो रेंज बताना चाह रहे थे ना। सो रेंज ऑफ द सीक्वेंस, अब रेंज जो होता है वो एक सेट होगा, ठीक है ना। सो रेंज इज अ सेट। सो इसको सिंपली तुम रेंज को ऐसा लिख सकते हो कि सेट ऑफ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इस तरह से। दिस इज अ रेंज सेट, है ना, हम बोलो रेंज सेट ऑफ द, सो रेंज ऑफ द सीक्वेंस यू कैन राइट लाइक दिस। तो यहाँ जैसे इस क्वेश्चन के लिए रेंज ये हो गया, बट इट इज नॉट अ सीक्वेंस। तो सीक्वेंस का nth टर्म -1 की पावर n है, और रेंज इस तरह से आप लिख पाओगे जब आपको रेंज पूछा जाएगा तो। द रेंज इज अ सेट, सीक्वेंस इज नॉट अ कलेक्शन और सेट। तो मतलब ऑर्डर्ड है एक्चुअली, वो कहने का मतलब ये है। अब थोड़े आगे अगला टर्म क्या जानना है हमें? सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ देयर कन्वर्जेंस। अब आपको जानना है कि सीक्वेंस के कन्वर्जेंस का क्या मीनिंग है ना, सीक्वेंस के कन्वर्जेंस का क्या मीनिंग है। सो देखो, सो मैं जैसे एक सीक्वेंस लिखा, एक सीक्वेंस है -1 की पावर n, दूसरी सीक्वेंस है 1/n, तीसरी सीक्वेंस है -1 की पावर n अपॉन n, एक लिखा 1/2 की पावर n, एक लिखा 1 + n, मान लो इस तरह से है। सो ये कुछ सीक्वेंस लिख रहा हूं मैं जस्ट, और अगर लिखूं तो ओके देखो, मतलब कांस्टेंट सीक्वेंस, मान लो जस्ट यहाँ लिखा हुआ है जैसे 2, इस तरह से। अभी कुछ सीक्वेंस लिख रहा हूं मैं, अब इसको मैं अगर इस फॉर्म में लिखूं, इसको टर्म बाय टर्म, मतलब इसको दूसरी तरह से लिखूं इसी चीज को। सो इफ यू ओपन इट, सो यू कैन राइट लाइक, क्या क्या होगा ये, क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे इसमें? पहला -1 1 -1 1, ये टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस है जो मैं लिख रहा हूं, ये टर्म्स है। यहाँ क्या जस्ट nth टर्म से डिनोट किया हमने, nth टर्म है, और n की वैल्यू यू मे राइट, नहीं भी लिखा हुआ है तो भी अंडरस्टूड है n 1 से इन्फिनिटी है। यहाँ लिखा हुआ है तो भी है, नहीं लिखा है तो भी मीनिंग सेम ही है। पहले लिखा था तब भी है, नहीं लिखा, मीनिंग सेम ही है दोनों का, ठीक है। आप लिखो या ना लिखो, n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी लिखो या ना लिखो, मीनिंग सेम ही है। इसमें क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे बताओ भाई? 1/1 1/2 1/3 करके। हाँ, इस तरह से। यहाँ क्या क्या आएगा? पहला एलिमेंट क्या है? -1/n 1/n। नहीं नहीं नहीं, n कैसे? अरे वो सर -1 1 2 3 4 -1/1 -1/2 -1/2 या सिर्फ 1/2? +1/2 -1/3 +1/4 -1/5 एंड सो ऑन। यस, एंड सो ऑन। सिमिलरली इसके टर्म्स को लिखेंगे तो 1/2 1/4 1/8 1/16 कितना हो गया, सही लिख रहा हूँ ना? हाँ, 32 1/64 एंड सो ऑन।
और यहाँ तुम लिखोगे तो 1 + n लिख दिया, तो इनको 1 रखेंगे, 2 से स्टार्ट होगा, 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, और ये तो जस्ट कांस्टेंट है 2 2 2, इस तरह चलता रहेगा। अब ऐसा मुझे कन्वर्जेंस की बात करनी, कन्वर्जेंस का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्वर्जेंस, अगर मैं ऐसे ही लूजली बात करूँ, बताओ तुम लोग क्या जानते हो। हाँ, कन्वर्जेंस सर कोई यूनिक वैल्यू देता है सर, वो यूनिक वैल्यू होगा। यस, कन्वर्जेंट होगा तो वो यूनिक लिमिट देगा, आप ये कहना चाह रहे हैं। यस, बट हाउ डू वी अंडरस्टैंड कन्वर्जेंस, कैसे समझे कन्वर्जेंस का मीनिंग क्या है। लेते हैं सर, जो वैल्यू आ जाती है उसे उसी कन्वर्जन कहते हैं। ओके, फाइनाइट सीक्वेंस होगा। फाइनाइट सीक्वेंस एक नया वर्ड आ गया, फाइनाइट सीक्वेंस मतलब उसमें नंबर ऑफ टर्म फाइनाइट हो जाएंगे, ये कहना चाह रहे हो आप। नहीं, कन्वर्जेंस की मीनिंग क्या है। डिफाइंड वैल्यू मिलेगा सर। ओके, डिफाइंड वैल्यू मिलेगा। ओके, और वो ट्राई करो। मतलब किसी को समझा, तो इंटरव्यूज में अक्सर ऐसे दिक्कत आते हैं, जब इंटरव्यू में जैसे मैं पूछ रहा हूँ वैसे इंटरव्यू वाले एकदम चिल होते हैं, वो पूछते हैं बेटा कन्वर्जेंस का मतलब क्या है, अब आपको उनको समझाना है कन्वर्जेंस का मतलब क्या है। मतलब ये स्टार्टिंग में आप अटक गए कि आपको कन्वर्जेंस ही नहीं पता है, तो आगे क्या पूछेगा वो आपसे, क्या पूछे अगला वो, ये दिक्कत है। तो उसको पता हो कन्वर्जेंस, वो समझाओ कन्वर्जेंस होता क्या है, फिर वो आगे एक सीक्वेंस देगा आपसे, फिर पूछेगा चेक करो कन्वर्जेंस। फिर उसकी लिमिट जो होती है सर एक रियल नंबर में बिलोंग करती है सर, वो एक डिफरेंट वैल्यू देता है। हाँ, आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप वो आंसर नहीं कर रहे हैं जो उसका करेक्ट आंसर है, यही दिक्कत होता है कई बार। मैं पूछता हूँ बच्चों से सर वो क्या होता है, रैंडम वेरिएबल क्या होता है, तो सर वो थीटा e की पावर माइनस थीटा होता है ना, इस तरह से, मतलब वो किसी का पीडीएफ बता देता है। एक्चुअली क्वेश्चन ये है कि जो पूछा जा रहा है आपको एग्जैक्टली वो पता होना चाहिए। मैं बता रहा हूँ इंटरव्यू में अक्सर यही दिक्कत होता है बच्चों के साथ कि पूछा कुछ जा रहा है, वो बता कुछ रहा है, बता सही रहा है लेकिन वो बता कुछ और रहा है। जैसे आप जो बता रहे हैं रितांशु, आप वो लिमिट बता रहे हैं, आप जो बताओ लिमिट की डेफिनेशन एक्चुअली, लेकिन मैं लिमिट नहीं पूछ रहा हूँ आपसे, लिमिट तो मैं बाद में डिफाइन करूंगा, मैं तो कन्वर्जेंस की बात कर रहा हूँ कि हाउ डू वी डिफाइन, मैं कब बोलूंगा कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, ये पूछना चाह रहा हूँ। देखो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर आपको आता होगा, लेकिन फिर भी जांचना चाह रहा हूँ कुछ लोगों को पता है क्या, क्योंकि मैं बताया तो है नहीं आपको, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप लोग ऐसे पहली बार वर्ड सुन रहे हैं, क्योंकि सर बीएससी कर रखी है, एमएससी कर रखी है आप लोगों ने, तो डिस्कशन करना चाह रहे हैं ताकि एक मुझे ये समझो कि आपको कहाँ तक समझ है चीजों की, ये है। तो जो आपके व्यूज हैं बताओ, पता है बहुत लोगों को, मुझे पता है, वो लोग जो नहीं बता रहे उनको ही पता है, क्योंकि ये सब कुछ ऐसा है नहीं कि बहुत लेवल की चीजें, बहुत बेसिक स्टार्ट किया हमने, तो पता ही है लोगों को, लेकिन फिर भी आप इजी लैंग्वेज में क्या समझा पाएंगे मुझे, क्वेश्चन ये है। तो कन्वर्जेंस का मतलब ये है कि एक लिमिट तक तुम सीक्वेंस के छोड़ दो, मतलब लाइक इसमें कितने टर्म, जो भी सीक्वेंस में लिखे इसमें कितने टर्म्स हैं टोटल, कितने टर्म्स हैं ये पूछ रहा हूँ। इनफिनाइट। और देखो मैं जो भी सीक्वेंस, हम लोग जो भी सीक्वेंस की बात करें इनफिनाइट सीक्वेंस की बात करें, फाइनाइट सीक्वेंस की बात नहीं कर रहे हैं। जब भी सीक्वेंस की बात करें इनफिनाइट सीक्वेंस की बात हो रही है, जो सीरीज की बात करेंगे इनफिनाइट सीरीज की बात करेंगे अभी, ठीक है। तो अब यह है कि इनफिनाइट सीक्वेंस है, मतलब सीक्वेंस के इनफिनाइट टर्म्स हैं, उसकी बात करें, क्योंकि डोमेन आपने देखा नेचुरल नंबर है, चूंकि फंक्शन है तो आपको पता है फंक्शन का डेफिनेशन कि हर डोमेन के हर एलिमेंट के पास इमेज होगा। अब डोमेन में इनफिनाइट एलिमेंट्स हैं तो ऑब्वियसली जो इमेज बन रहे, इमेज सेट बन, सेट नहीं बोलूंगा मैं, जो एक सीक्वेंस के एलिमेंट्स हैं वो इनफिनाइट ही होंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर इनफिनाइट है, और हर नेचुरल नंबर को सीक्वेंस क्या कर रहा है, एसोसिएट कर रहा है किसी नंबर के साथ। सीक्वेंस इज अ फंक्शन दैट एसोसिएट्स ईच एंड एवरी नंबर टू अ रियल नंबर। तो इस तरह से हर नेचुरल नंबर के करस्पॉन्डिंग एक वो मिल रहा है आपको, टर्म्स इनफिनाइट है, ठीक है। अब सीक्वेंस देखो, उसका मीनिंग क्या है कन्वर्जेंस का, कन्वर्जेंस की मीनिंग ये है कि आप कुछ टर्म को छोड़ दो। अब ये कुछ जो वर्ड है ना, ये हिंदी में कुछ है, मतलब मैथमेटिकली कुछ का मतलब ये कुछ जो है ना, ये 1 मिलियन भी हो सकता है, 1 ट्रिलियन भी हो सकता है। तो कुछ टर्म को तुम छोड़ दो तो उसके बाकी के सारे टर्म किसी एक पर्टिकुलर नंबर के बहुत क्लोज आएंगे। फिर समझ में क्या बोल रहा हूँ कन्वर्जेंस का मतलब, कन्वर्जेंस का मतलब ये कि तुम कुछ टर्म को छोड़ दो। अब ये कुछ डिपेंड करता है कि हम वो आगे डिफाइन करूंगा, एप्सिलॉन उस पर डिपेंड करता है कि एप्सिलॉन तुम कैसा ले रहे हो, उसके हिसाब से कुछ टर्म आएगा, किसको छोड़ना है, कितनों को छोड़ना है। तो उस सीक्वेंस में कुछ टर्म को तुम छोड़ दो तो उसके आगे के सारे टर्म्स, इनफिनाइट टर्म्स जो हैं, किसी एक पर्टिकुलर नंबर, जो लिमिट आप कह रहे थे,
उस मैं लिमिट नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ किसी पर्टिकुलर नंबर के बहुत क्लोज आएगा। क्लोज मतलब अप्रोक्सीमेटली उसके इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल, चलो मैं एग्जाम्पल से बात करता हूँ, अभी इसकी स्टार्ट कर लेते हैं। अब बताओ, जब आप आगे बढ़ते जा रहे हो 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, बहुत आगे चले गए, मैंने चलो 1 मिलियन टर्म्स छोड़ दिए, 1 करोड़ टर्म छोड़ दिए, तो किसके क्लोज आता रहेगा वो? 0 के। तो आपको ये समझ आ रहा, ओके कुछ टर्म्स मैं छोड़ दूं, अब ये कुछ मिलियन भी हो सकते, कुछ टर्म्स मैं छोड़ दूं बहुत, तो उसके आगे जितने भी इनफाइनाइट टर्म्स हैं वो 0 के क्लोज आएंगे, है ना। ऋषभ आपका माइक अनम्यूट है, म्यूट कर लीजिए। हाँ, सो कन्वर्जेंस का मीनिंग क्या है कि उस सीक्वेंस में मैं कुछ टर्म को छोड़ दूं तो आगे के सारे टर्म्स किसी एक नंबर के नेबरहुड में आएगा। अब अगर मैं नेबरहुड वर्ड यूज करूं तो मुझे डिफाइन करना पड़ेगा नेबरहुड क्या है, तो वो डिफाइन करता हूं मैं, तो उसके नेबरहुड में आएगा एक्चुअली में, तो उसके बहुत क्लोज आएगा। और ये क्लोजनेस को मैं डिफाइन करूंगा क्या मीनिंग है क्लोज का, मतलब उसके बीच का गैप सफिशिएंटली स्मॉल होगा। अब ये सफिशिएंटली वर्ड ही मैथमेटिकली डिफाइन करना पड़ेगा क्योंकि हर चीज का डेफिनेशन है ना मैथमेटिकल। तो जैसे हम यहाँ बात कर रहा हूँ, देखो जैसे ये 1 - 1, 1 - 1, 1 - 1 चल रहा है ना, तो तुम ये बताओ अगर मैं कितने भी टर्म छोड़ दूं, 1 मिलियन, 2 मिलियन या 100 ट्रिलियन भी छोड़ दूं, तो क्या तुम्हें लगता है कि आगे के टर्म्स होंगे किसी पर्टिकुलर नंबर के क्लोज आएगा? ऐसा होगा क्या इसमें पहले सीक्वेंस में? नहीं होगा कि वो कभी क्लोज आएंगे ही नहीं। एक 1 - 1, 1 - 1, बहुत गैप है इसके बीच। क्लोज का मतलब लगभग इक्वल है, अप्रोक्सीमेट इक्वल हो, तो ऐसा होगा ही नहीं, इसलिए कन्वर्जेंट हो ही नहीं सकता। मैं अभी लूज टर्म्स में बता रहा हूँ, मतलब एक नॉर्मल इंसान के, मतलब मैथमेटिकली बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही नॉर्मली बात कर रहा हूँ कन्वर्जेंस क्या मतलब है। अब इसमें देखो, तुम बहुत सारे टर्म छोड़ दो, जो एंड के टर्म्स को याद करो, तो किसी नंबर के क्लोज जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अगर मैंने 100 करोड़ टर्म छोड़ दिए, उसके आगे अप्रोक्सीमेट आंसर क्या आता रहेगा? आगे 0 आता रहेगा, है ना। 0 के बहुत क्लोज आता रहेगा, जितना आगे जाओगे उतने 0 के क्लोज आएंगे। तो इसका मतलब ये सीक्वेंस 0 को कन्वर्ज कर रही है। क्यों? क्योंकि बहुत आगे अगर आप चले गए, जो टर्म्स बहुत आगे के हैं, तो वो किसी पर्टिकुलर नंबर के क्लोज आता रहेगा। किसी कुछ टर्म्स के बाद, ऐसे बोला जाता है, कुछ टर्म्स को छोड़ के उसके बाद के सारे टर्म्स किसी एक पर्टिकुलर नंबर के बहुत क्लोज आता रहेगा, और जितने आगे जाओगे उतना क्लोज आएगा। सो वो नंबर जो है वो उसकी लिमिट हो जाती है बाद में, लेकिन वो सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट हो जाती है। तो जैसे ये है, अब इसमें ही देखो आप -1/2। अच्छा, मैं अगर आपको नंबर लाइन पे दिखाता तो आपको ज़्यादा समझ आता है। जैसे मान लीजिए पहला टर्म है 1, तो 1 यहाँ है। देखो इसमें क्या हो रहा है, पहला टर्म यहाँ है, दूसरा टर्म 1/2 यहाँ पे है, तीसरा टर्म 1/3 यहाँ पे है, चौथा टर्म 1/4 वो यहाँ पे आया होगा, पांचवा टर्म 1/5 यहाँ छठा। तो जब आपने अगर 100-200 करोड़ टर्म छोड़ दिए मान लो, तो वो सारे नंबर 0 के पास आ जाएंगे, और इसीलिए 0 पे कन्वर्ज कर रही है ना, ये चीज़ है। अब जैसे मान लो इसी की बात कर रहा हूँ मैं, हाँ इसको देखो, तो देखो 1/1 - 1/1 + 1/2 -1/3 + 1/4 -1/5 + 1/6 एंड सो ऑन। अब तुम बताओ, अगर तुम बहुत आगे जाके एन बहुत लार्ज नंबर लो या कुछ टर्म्स को छोड़ दो उस तरह से, तो आगे के नंबर किस नंबर से क्लोज आएंगे? समझ आया आप लोगों को? जैसे पहला टर्म क्या है, पहला टर्म है -1, आएगा कि नहीं आएगा किसी नंबर के क्लोज? बताओ, जब n बहुत लार्ज है ना। जैसे अब यहाँ पे जैसे पहला टर्म है -1, दूसरा टर्म है 1/2, तीसरा हो गया -1/3, अगला हो गया +1/4, फिर -1/5 +1/6 -1/7 +1/8। एट द एंड कुछ टर्म के बाद वो 0 के बहुत क्लोज आ जाएगा, तो इसीलिए 0 पे कन्वर्ज करेगी और 0 इसकी लिमिट होगी। वो बाद में हम करेंगे लिमिट निकालने के, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा दो, तो वो तो तरीका हो गया निकालने का। लेकिन कोई पूछेगा मतलब क्या है, भी मैथमेटिकल मतलब ही लिखूंगा मैं कि मैथमेटिकली मतलब क्या है। अभी जनरली हम ऐसे नॉर्मल भाषा में समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मैथमेटिकल मतलब मीनिंग क्या है इसका। जैसे 1/2n है, सिंपल फिर से कि अब n को बढ़ाते जाओ, तो n एक बहुत लार्ज नंबर लिए, कुछ टर्म को छोड़ दिया, तो आगे के जो टर्म्स हैं वो सब 0 के क्लोज आते जाएंगे फिर से, क्योंकि है ना 1/2 की पावर मिलियन, 1 मिलियन मान लो, इस तरह से आगे जो टर्म्स आएंगे तो बहुत 0 के क्लोज आता जाएगा, डिनोमिनेटर बढ़ता जा रहा है। तो अगेन ये क्या है कि फिर से पहला नंबर जैसे 1/2 है, इधर मान लो 1/2 है, दूसरा ऐसे 1/4 1/8, तो कहीं ना कहीं n पे जाकर 0 के क्लोज आ जाएगा फिर से, तो ये 0 पे कन्वर्ज करेगी। अब बताइए 1 + n है, अब सोचो तुम 2 3 4 5 6 7 चल रहा है, तुम कुछ टर्म्स को छोड़ दो, क्या तुम्हें लगता है कोई नंबर ऐसा है जो किसी के क्लोज आता रहेगा चाहे कितना आगे बढ़ते जाओ? ऐसा होगा क्या इसमें? इंफिनिटी में होगा। हैं?
तो इसमें इन्फिनिटी हो सकता है क्या? नहीं, इन्फिनिटी इज नॉट अ नंबर, हमें वो नंबर चाहिए। इन्फिनिटी नंबर नहीं, जस्ट अ नोटेशन है, इन्फिनिटी इज नॉट अ नंबर। ठीक, तो वैसा कोई नंबर है ही नहीं जिसके क्लोज आता रहेगा। इन्फिनिटी नंबर नहीं है, इन्फिनिटी जस्ट एक इमेजिनेशन है कि लार्जर देन योर इमेजिनेशन, वो एक बस एक नोटेशन है, जस्ट रिप्रेजेंटेशन है। इन्फिनिटी इज नॉट अ नंबर। तो ऐसा कोई नंबर होगा ही नहीं जिसके क्लोज आता रहेगा, ये आगे बढ़ता चला जाएगा। कभी ऐसा नहीं होगा कुछ टर्म को छोड़ दे तो वो एक ही नंबर के आसपास घूमेगा हमेशा, ऐसा नहीं होगा। तो ये कन्वर्जेंट नहीं होगी फिर। सिमिलरली 2 है, 2 2 2 2 2 2। अब बताओ उस टर्म को तुम छोड़ दो तो आगे के नंबर किसके क्लोज आएंगे? हमेशा 2 के ही क्लोज आएंगे, क्योंकि चेंज तो हो नहीं रहा। तो 2 इसकी लिमिट है सिंपली, है ना। तो ये तो चलो एक नॉर्मल वो हो गया। मैथमेटिकली बात करते हैं। देखो अगर मैं मैथमेटिकली बात करूं सीक्वेंस के कन्वर्जेंस की, तो मान लो ऐसा है, तो मुझे समझना है कन्वर्जेंस के मीनिंग। जी सर वो जो 2 की क्लोज जो है सर, 2 की क्लोज 2 तो आ ही रहा है। हाँ, लेकिन डेफिनेशन में क्लोज, इसलिए मैं क्लोज वर्ड यूज कर रहा हूँ। तो एग्जैक्टली 2 आ रहा है ना, तो और बढ़िया है। ये तो हाँ, अच्छा डेफिनेशन में क्लोज कि उस टर्म को छोड़ दो तो जिस नंबर के सफिशिएंटली क्लोज नंबर आएंगे, हर टर्म उसी नंबर के क्लोज होगा, तो वो नंबर जो है वो लिमिट होगी। यहाँ 2 ही है तो हर बार 2 2 2 ही आता रहेगा, तो 2 के एग्जैक्टली इक्वल है, तो 2 ही लिमिट है इस सीक्वेंस की। हाँ, ओके यस। सर। सो अब बात करते हैं कन्वर्जेंस की। मैथमेटिकली क्या मीनिंग है कन्वर्जेंस ऑफ रियल सीक्वेंस, है ना। सो जैसे कि आपने देखा कि जब n आप बहुत लार्ज ले लोगे तो वो किसी एक नंबर के क्लोज आ जाएगा बहुत ज्यादा, तो वो नंबर जो है लिमिट है और वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, इस तरह से। तो मैथमेटिकली उसको ऐसा लिखेंगे कि मैं अगर प्रॉपर बुक का लैंग्वेज यूज करूं तो वो लोग ऐसे डिफाइन करते हैं। सो मान लो ऐसा है, लेट an बी अ सीक्वेंस इन R, मतलब एक फंक्शन है नेचुरल नंबर से रियल नंबर, मतलब an कोई रियल नंबर होगा। सो एक सीक्वेंस है R में। सो एंड मान लो स्मॉल a कोई रियल नंबर भी, स्मॉल a भी कोई रियल नंबर है, तो an कोई सीक्वेंस है और स्मॉल a कोई अलग एक रियल नंबर है। तो हम ये बोलेंगे कि सीक्वेंस an converges to a real number a if and only if। देखो मैं एक और चीज बता देता हूं, हर डेफिनेशन इफ एंड ओनली इफ होता है। अगर सिर्फ इफ भी लिखा हुआ है तो भी वो इफ एंड ओनली इफ ही होता है ना। बुक में हो सकता है इफ लिखा हो सिर्फ, तो वही मीनिंग उसका इफ, हर डेफिनेशन इफ एंड ओनली इफ होता है। और कोई भी थ्योरम जो इफ एंड ओनली इफ है उसको डेफिनेशन की तरह यूज कर सकते हो तुम, ठीक है ना। इफ एंड ओनली इफ जहाँ लिखा होता है आपको पता होगा, वो इफ में और इफ एंड ओनली इफ में डिफरेंस। हालांकि जो बड़े बच्चे हैं उनको पता ही होगा, जो एमएससी कर रहे हैं, जो बीएससी वाले बच्चे हैं, जैम वाले, उनको शायद सबको क्लियर है दोनों में डिफरेंस। सिर्फ इफ लिखा होना और इफ एंड ओनली इफ लिखा होना क्लियर है ना, मतलब सबको। ये इसका ये मीनिंग मैथमेटिकल नोटेशन है और ये इसका नोटेशन है। सो देख के भी समझ आ रहा होगा, ये वन वे है, सिर्फ जा सकते हो तुम, वापस नहीं आ सकते। यहाँ तुम जा भी सकते हो, आ भी सकते हो। इसका क्या मतलब है कि अगर इधर वाला स्टेटमेंट करेक्ट है तो इधर वाले करेक्ट होने की गारंटी देता है वो, और अगर इधर वाला करेक्ट है तो इधर वाले करेक्ट होने की गारंटी देता है। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ क्या है, लेफ्ट साइड जो है वो करेक्ट है तो राइट साइड वाले करेक्ट होने की गारंटी देता है, उल्टा सही नहीं है। एग्जाम्पल देता हूँ आपको मैं कि अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, है ना। इफ देन, इफ का मतलब मेरा था इफ देन से, है ना। एक इफ देन स्टेटमेंट है, इफ एंड ओनली इफ है, ठीक है। सो इफ देन का मतलब जैसे मान लो इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन इट इज कॉन्टिन्यूअस, फाइन। क्या आप ऐसा बोल सकते हैं, अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इफ एंड ओनली इफ इट इज कॉन्टिन्यूअस, ऐसा बोल सकते हैं क्या? है ना, कन्वर्स टू नहीं है ना। तो यहाँ सिर्फ वन वे है, तुम सिर्फ ये लिख सकते हो कि अगर डिफरेंशिएबल है फंक्शन तो वो कॉन्टिन्यूअस होगा। यहाँ इफ एंड ओनली नहीं लगा सकते आप, ठीक है ना, इस तरीके से। लेकिन कहीं डेफिनेशन तो आप लगा सकते हैं इस तरह से, इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। ओके, सो अभी क्या है, सो मतलब ये मीनिंग सिंपल है कि जस्ट अब आगे भी डिस्कस करूंगा मैं कई सारी चीजें, क्योंकि अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं इन सब चीजों में, थ्योरम्स में गलत थ्योरम लगाते हैं, क्योंकि अगर थ्योरम में सिर्फ इफ लिखा है तो तुम कन्वर्स उसका यूज नहीं कर सकते। ओके,
सो मैं कह रहा हूँ कि कोई सीक्वेंस ए एन है, कन्वर्जेस टू अ रियल नंबर स्मॉल ए इफ एंड ओनली इफ, अब देखो ये क्या बोलता है, फॉर गिवन या फॉर एनी एप्सिलॉन, ठीक है, फॉर एनी एप्सिलॉन मोर देन 0। अब देखो एप्सिलॉन कोई रियल नंबर है, तो एप्सिलॉन देख के घबराने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हम एग्जाम में जैम या गेट वाले क्वेश्चन में प्रूफ करने में एप्सिलॉन यूज करेंगे नहीं, रेयरली करेंगे, लेकिन फिर भी समझना जरूरी है। तो एप्सिलॉन क्या है, कोई एक रियल नंबर है, इसकी वैल्यू 0.1 हो सकती है, 0.2 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 10 हो सकती है, इस तरह से ना, लेकिन आर्बिट्री है तो कुछ भी हो सकती है। ओके, सो जीरो के बहुत क्लोज, जनरली बहुत है ना स्मॉल के लिए यूज होता है कि जीरो के बहुत क्लोज नंबर है मान लो, तो एप्सिलॉन कोई नंबर है जो जीरो से ज़्यादा है, कोई भी नंबर हो सकता है जीरो से ज़्यादा, रियल नंबर है। सो फॉर एनी एप्सिलॉन मोर देन 0 क्या होगा, देयर एग्जिस्ट m या क्या लिखो k, जो भी कह लो, देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और ये m वही है जो मैं बोल रहा था कुछ टर्म को छोड़ दूं मैं, तो ये जो कुछ है वही m है, ये बोला ना कुछ टर्म को छोड़ दूं तो आगे के सारे नंबर किसी एक नंबर के क्लोज आ जाएंगे बहुत ज़्यादा, तो ये वही कुछ m है। सो फॉर एनी एप्सिलॉन मोर देन 0, तो तुम कोई एक एप्सिलॉन लोगे तो एप्सिलॉन चेंज करोगे m चेंज हो जाएगा, मतलब तुम जो एप्सिलॉन लोगे उसके हिसाब से m मिलेगा, कि जैसा एप्सिलॉन चाहिए तो बता तो आगे क्या है। सो फॉर एनी एप्सिलॉन मोर देन 0 देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक ऐसा m मिलेगा, कुछ बुक में k लिखा होगा, कुछ बुक में n0 लिखा होगा, तुम्हारी मर्जी है जो नोटेशन लेना है। सो ठीक है, n0 k कुछ भी ले लो, k चाहिए तो k ले लो, ठीक है, m नोटेशन या कुछ और है, क्या रखूँ, k n0, इस तरह से नोटेशन होंगे बुक में, बताओ भाई, k रखूँ, n0 रखूँ या m ही रखूँ, कोई बात नहीं, कुछ भी रख लो सर, है। अरे मतलब ये है कि तुम लोगों ने जो पहले नोटेशन फॉलो किए होंगे तो वो करते हैं, उससे क्या इजी रहता है, नोटेशन चेंज करने में दिक्कत होती है, मतलब थोड़ा समझने में दिक्कत होती है, तुम लोगों को जो फरा उसके हिसाब, मुझे तो समझ आ जाएगा, मैं तुम्हारे लिए पूछ रहा हूँ। सो फॉर एनी एप्सिलॉन मोर देन 0 देयर एग्जिस्ट m, m ही ले लेते हैं, m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट फॉर ऑल n मोर देन इक्वल टू m, समझो यही पे से बोल रहा हूँ मैं कि n क्या है, n वो टर्म्स हैं उसके आगे के, किसके आगे के, m के आगे, मतलब कुछ टर्म को छोड़ दो तो उसके आगे के टर्म तो वही n है, उसके आगे के टर्म्स, m के आगे के टर्म्स की बात कर रहा हूँ मैं, क्या होगा, an माइनस a लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। अब ये उस क्लोजनेस का मतलब, जो मैं क्लोज की बात कर रहा था वो इस क्लोज का मतलब है कि मैं बोलूंगा an a के क्लोज है अगर an माइनस a का डिफरेंस एप्सिलॉन से कम हो जाए, और एप्सिलॉन तुम डिसाइड करोगे क्या है उसके हिसाब से। तो ये है डेफिनेशन कन्वर्जेंस की मैथमेटिकली, फिर से समझो, फॉर एनी एप्सिलॉन मोर देन 0, कोई भी एप्सिलॉन ले लो मोर देन 0 कोई भी, तो उस एप्सिलॉन के लिए तुम्हें एक m मिलेगा नेचुरल नंबर में, कोई एक नेचुरल नंबर मिलेगा इस तरीके से कि उस m, मान लो m की वैल्यू 5 आई सपोज, तो इसका मतलब 5 टर्म को तुम छोड़ दो तो उसके आगे के सारे टर्म जो होंगे, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, सारे टर्म्स एक एक क्लोज होगा, मतलब an माइनस a की डिफरेंस लोगे तो हमेशा एप्सिलॉन से कम आएगा, तो उस टर्म को छोड़ दो तो बाकी का डिफरेंस एप्सिलॉन से कम आएगा। अब एप्सिलॉन तुम डिसाइड करोगे, उस एप्सिलॉन के हेल्प से m डिसाइड होगा, और उस m से डिसाइड होगा कि उसके आगे के टर्म्स, m टर्म को छोड़ दिया मैंने, उस m टर्म्स के अगला टर्म्स जो होंगे a के बहुत क्लोज होगा, क्लोज का मतलब ये है कि उसके बीच का डिफरेंस सफिशिएंटली स्मॉल होगा, एप्सिलॉन से भी कम होगा डिफरेंस, एप्सिलॉन कुछ भी, एग्जांपल देता हूँ, देखो सर सब्जेक्ट के बाद क्या लिखे हैं? such that for all, तो ये इसका मतलब हम ये बोलते हैं कि जो an इज क्लोज टू एप्सिलॉन, जो मैं वर्ड यूज कर रहा था, हालांकि इसका मैथमेटिकल मीनिंग है नेबरहुड ऑफ a, सो an will belong to नेबरहुड ऑफ स्मॉल a, नेबरहुड जो मैं कह रहा था, सो an a के नेबरहुड में है, एप्सिलॉन नेबरहुड में, अगर ऐसा होगा तो हम बोलेंगे an इज इन द एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ स्मॉल a।
तो नेबरहुड का मतलब यही है, मैं नेबरहुड जो वर्ड यूज कर रहा था वो यही इसका मतलब है कि बी ए के नेबरहुड में होगा, एप्सिलॉन नेबरहुड में, एप्सिलॉन डिफाइन करना पड़ेगा वहां पे। सो बी माइनस ए का मॉड एप्सिलॉन से कम आ जाए तो हम बोलेंगे बी इज इन द एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ ए। चलो एग्जांपल से समझे, आओ थोड़ा एग्जांपल पे आते हैं। जैसे सबसे आसान सीक्वेंस कौन सा था, 1/n वाला। चलो 1/n वाले से स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा थोड़ा आगे मैं और डिफाइन कर दूं तो मैंने भी क्या कहा, अभी थोड़ा इसको आगे कंटिन्यू करता हूं। मैंने ये कहा कि हम कहेंगे ये जो सीक्वेंस है an, हम लिखेंगे उसको ऐसे an सीक्वेंस। सो वी राइट, क्या कहा हमने कहा कि जो an सीक्वेंस है कन्वर्जेस टू a, ठीक है, सीक्वेंस an है और वो a पे कन्वर्ज कर रही है, हालांकि ऐसे लिखा था मैंने, सीक्वेंस an कन्वर्जेस टू a if and only for all epsilon more than 0 there exist, रिपीट कर रहा हूँ डेफिनेशन में, there exist m belongs to natural numbers such that for all n more than equal to m an minus a is less than epsilon। ये डेफिनेशन था वहाँ पे। अब ये भी क्या ही वर्ड लिखे इसको नोटेशन, ठीक है। तो क्या लिखा है, sequence an converges to a real number a if for all epsilon more than 0, for any epsilon you take any epsilon more than 0 there exist, मतलब एक ऐसा तुम्हें नेचुरल नंबर मिलेगा, there exist मतलब कुछ एक मिलेगा तुम्हें इस तरीके से कि n कुछ भी उस m से ज्यादा लो, तुम्हारे पास an उस स्मॉल a के काफी क्लोज होगा। और हम ये बोलते हैं, इसको ऐसा लिखते हैं, so we also write, so we say here, we say जो सीक्वेंस है an is convergent and small a is limit of sequence a। तो हर बार ये ब्रैकेट नहीं होगा, तो तुम कई बार देखो ऐसे लिखा रहता है, सो दैट इज हम ये बोलते हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लोगे an में तो तुम्हें वही a मिलेगी। तो ये कहना है, और इसका भी यही डेफिनेशन है। कोई बोलेगा व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ दिस, तो उसका यही डेफिनेशन है। इस चीज को कैसे डिफाइन करोगे, तो वो है इसका डेफिनेशन जो पीछे लिखा था। तो इसका मतलब है an की लिमिट स्मॉल a है, इसका मतलब ये हुआ कि ये an कन्वर्स कर रही है a पे, और इसका डेफिनेशन क्या है, ये है, ये पिछले पेज में लिखा वही चीज है। तो इसका ये डेफिनेशन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज, तुम कई बार देखो ऐसा लिखा होगा an कन्वर्जेस टू a एज n टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी। तो यही बात है, ये लिखना और ये लिखना सेम बात ही है। So an converges to a as n tends to infinity। जब n infinity को अप्रोच करेगा तो n will converge to small a। तो डेफिनेशन हो गया, ठीक है ना। तो हम क्या बोलते हैं, जो स्मॉल a है वो लिमिट है सीक्वेंस की। सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और ये लिमिट हमेशा यूनिक होगी। तो मैं अगर आगे थ्योरम लिख भी दूं तो क्वेश्चन पे आते हैं, इससे पहले बोल देता हूं कि लिमिट ऑफ सीक्वेंस if it exists, so if it exists is unique। या तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, या अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो यूनिक होगी, एक सीक्वेंस के पास एक ही लिमिट होगी। सो लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक, वो हमेशा यूनिक होगी। अब देखो जैसे लिमिट पॉइंट पे एक वर्ड आता है, लेकिन यहाँ पे लिमिट पॉइंट सिलेबस में बोला नहीं, उसने लिमिट की बात की है। आगे देखो अगला वर्ड तुम देखते तो लिमिट ही था। सो हमें उसने कहा था पहले सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर क्या है, कन्वर्जेंस की मीनिंग क्या है, देन लिमिट्स क्या होता है। तो भाई लिमिट्स को मैं डिफाइन कर रहा हूँ, हालांकि अब लिमिट्स फाइंड भी करेंगे अभी हम। सो लिमिट्स क्या है, तो चलो थोड़े से आते हैं हम आगे, ठीक है ना। तो हमने अभी तीनों वर्ड डिस्कस कर लिया कि सीक्वेंस होता क्या है, कन्वर्जेंस का मीनिंग ये था, डेफिनेशन कन्वर्जेंस की मीनिंग ये है। मैं इसको वेरीफाई करता हूँ एग्जांपल से। और लिमिट का मतलब कि n टेंड्स टू इन्फिनिटी लोगे जो भी नंबर आएगा वही लिमिट है, और यहाँ भी जो स्मॉल a है वही लिमिट है, ठीक है। कि कुछ टर्म को छोड़ के सीक्वेंस के सारे टर्म, अगले सारे टर्म जिस भी किसी नंबर के क्लोज आ रहा है वो नंबर लिमिट है उस सीक्वेंस की, और सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। मैं इस एग्जांपल से कुछ स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे आसान एग्जांपल चलो an लेते हैं 1/n, मतलब nth टर्म, हालांकि सीक्वेंस इसकी बात कर रहा हूँ। तो तुम ही बताओ an कहाँ कन्वर्ज कर रही है, कहाँ कन्वर्ज कर रही है,
सर 0 देते हैं। So this converges to 0 as n tends to infinity. Okay. अब जरा डेफिनेशन से इसको प्रूव करते हैं। देखो इसी चीज को मैं डेफिनेशन से प्रूव करता हूँ ताकि डेफिनेशन समझ आए। आपको एग्जाम में डेफिनेशन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब मान लो मुझसे कोई पूछ रहा है सीक्वेंस की लिमिट बताओ, तो मैं इतना क्यों दिमाग लगाऊं, मैं n मिलेगा 0 हो गया। अब ये करने में सेकेंडों नहीं लगेंगे। अब इसी को मैं दूसरे तरीके से प्रूफ करता हूँ तो उसमें 5-10 मिनट लग जाएंगे। तो एग्जाम में क्यों वो करेंगे हम एग्जाम में टाइम सेविंग टेक्निक यूज करना है, सीधा n टेंस टू इन्फिनिटी लगाओ। अब यहाँ क्या है, कुछ कैलकुलस के टेक्निक्स यूज होते हैं, जैसे एल हॉपिटल रूल हो गया या डिफरेंट जो कैलकुलस में हम लोग पढ़ेंगे भी आगे जाके लिमिट निकालना। तो जो कुछ कैलकुलस के टेक्निक्स है वो भी यूज होंगे। तो कुछ आपने पहले पढ़े होंगे, अभी हम डिस्कस करेंगे कैलकुलस पोर्शन, उसमें फिर आ जाएगा। तो अब इसको मैं प्रूव करता हूँ डेफिनेशन से। ये जो डेफिनेशन है इसका डेफिनेशन ये है, मैं इस डेफिनेशन से प्रूव करता हूँ, ठीक है, या मैं इस डेफिनेशन को अप्लाई करता हूँ। देखो जस्ट टू अंडरस्टैंड डेफिनेशन, ठीक है ना। ओके, तो क्या कहता है डेफिनेशन कि फॉर एनी गिवन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन गिवन होगा, सो फॉर गिवन एप्सिलॉन मोर देन 0 देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट, मैं इसको लिख रहा हूँ, क्या प्रूव करना पड़ेगा मुझे। सो an माइनस 0 इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n मोर देन इक्वल टू m। वही बात है, इसको पहले लिखा था बाद में लिख रहा हूँ। तुमने देखा होगा जो पहले मैंने लिखा, इस चीज को मैंने पहले लिख दिया था, बात बराबर है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ मैंने ये पहले ही लिख दिया, तुम बाद में भी लिख सकते थे, है ना। सो कुछ बुक में क्या होगा, ये यहाँ ना लिखा होके पहले ये होगा, मतलब अलग अलग मीनिंग सेम ही है, तो वैसा लिखा होगा सच दैट an माइनस a लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n मोर देन इक्वल टू m। बात बराबर है, ये पहले लिखो बाद में लिखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। सो मुझे ये प्रूफ करना है कि 1/n माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन, कोई भी एप्सिलॉन तुम चूज कर लो, तुम फ्री हो कोई भी एप्सिलॉन चूज करने को। तो मैं पहले जनरल दिखाता हूँ फिर एग्जांपल से, मतलब पर्टिकुलर एप्सिलॉन के लिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसके लिए, मुझे ये प्रूफ करना है, यहीं से स्टार्ट करता हूँ। देखो सो है ना, प्रूफ इज वेरी डिफिकल्ट टास्क है ना। कई बार क्या होता है, प्रूफ में किसी और का प्रूफ तुम्हें करना पड़ता है, क्योंकि तुमने प्रूफ किया नहीं, मैंने तो किया नहीं, इसका प्रूफ है इसने फर्स्ट टाइम किया, उसी को हमें समझाना है। तो देखो इसमें क्या प्रूफ करना है मुझे, कि तुम्हें पता है कि आर्किमिडियन प्रॉपर्टी पता है क्या किसी को, उसको यूज करूंगा मैं इसमें, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, इसको यूज करना पड़ेगा इसमें प्रूफ में। किसी को आइडिया है आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या होती है? किसी को नहीं पता? कोई बात नहीं, क्योंकि हमने पढ़ाया तो है नहीं, मैं बोलूँगा मैंने पढ़ाया था। सो चलो, इसका मतलब ये आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या कहता है कि तुम कोई भी एक रियल नंबर ले लो, कोई भी एक रियल नंबर, उससे लार्जर एक नेचुरल नंबर जरूर मिलेगा। ये बहुत कॉमन सी बात है, बट ये आर्किमिडियन ने पहली बार कहा, इसलिए वो इंपॉर्टेंट है थोड़ी, है ना। समझ रहे ना, तुम कोई भी एक रियल नंबर बताओ मुझे, मान लो तुम बता रहे हो 45.6, तो मैं बोलूँगा 46 उससे बड़ा नेचुरल नंबर है। तुम बोल रहे हो 1 पॉइंट मतलब कुछ भी 1 मिलियन या समथिंग, मान लो ना 1 मिलियन 0.5, तो उससे अगला नंबर 1 मिलियन 1 ले लूँगा मैं। सो सिंपल है। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या कहता है कि फॉर एनी रियल नंबर r कोई एक रियल नंबर है, देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर n सच दैट कि जो n होगा वो उस r से ज्यादा होगा या इक्वल हो सकता है, क्योंकि अगर वो नेचुरल नंबर ही है तो वो छोटी सी मतलब कॉमन सी बात नहीं हो गई। तुम कोई भी एक रियल नंबर बताओ मुझे, उससे लार्जर एक तुम्हें नेचुरल नंबर मिल जाएगा, ऑब्वियसली है ना, n मोर देन इक्वल टू r होगा। इसको मैं अगर मैथमेटिकली लिखता कितना आसान लिखता कि फॉर एनी r बिलोंग्स टू r देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n
सच दैट n इज मोर देन इक्वल टू r। देखो इतना सारा स्टोरी लिखा एक लाइन में हो गया ना कि फॉर ऑल स्मॉल r बिलोंग्स टू रियल नंबर्स देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n सच दैट n इज मोर देन इक्वल टू r। पूरी लाइन हो गई। सो इस स्टेटमेंट का नाम है आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, इसको इस थ्योरम में यूज होता है। ठीक, चलो तो तुम्हें एप्सिलॉन गिवन होता है, गिवन मतलब एप्सिलॉन तुम्हें पता है, एप्सिलॉन नोन है तुम्हें, ठीक है। सो अब मैं प्रूफ करता हूँ, देखो तो मुझे प्रूफ करना है। सो फॉर गिवन एप्सिलॉन मोर देन 0, और तुम्हें ये भी पता है कि m नेचुरल नंबर है ना, देयर एग्जिस्ट m नेचुरल नंबर। यहाँ पे मुझे दिखाना है कि एक नेचुरल नंबर m है फॉर गिवन एप्सिलॉन दिस, देयर एग्जिस्ट m सच दैट 1/n लेस देन इक्वल टू दिस फॉर ऑल दिस। तो इन सब के लिए ऐसा हो, इसके लिए मुझे ये प्रूफ करना है एक्चुअली। तो मैं ये भी यूज करूंगा यहाँ पे फॉर ऑल इन, है ना। तो पहले ये बताओ क्या मैं ऐसा, एप्सिलॉन मोर देन 0 है, एप्सिलॉन रियल नंबर है, यस और नो? अरे हाँ ना बोलो, एप्सिलॉन रियल नंबर है कि नहीं है? यस सर। हाँ, तो 1/एप्सिलॉन क्या होगा, रियल नंबर होगा कि नहीं होगा? यस सर। हाँ, अब m कोई नेचुरल नंबर है, ठीक है, तो m और 1/एप्सिलॉन में क्या प्रॉपर्टी होगी अकॉर्डिंग टू आर्किमिडियन प्रॉपर्टी? सर m एंड 1/e में क्या बड़ा होगा? हाँ, क्या रिलेशन है इन दोनों में, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी को यूज करें। m नेचुरल नंबर है, 1/एप्सिलॉन रियल नंबर है, m और 1/एप्सिलॉन में क्या रिलेशन है आर्किमिडियन प्रॉपर्टी को यूज करके? पढ़ लो स्टेटमेंट, पढ़ लो पहले। लो तुम लोग ध्यान भी नहीं देते, स्टेटमेंट पढ़ो ढंग से। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट ढंग से पढ़ो। पढ़ लिए? m is greater than 1/e। ठीक है, तो ये कहता है कि कोई भी रियल नंबर के लिए उससे लार्जर तुम्हें नेचुरल नंबर हमेशा मिलेगा, इसको बोलते हैं आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। तो यहाँ 1/एप्सिलॉन रियल होगा, m नेचुरल नंबर है, तो m मोर देन इक्वल टू 1/एप्सिलॉन है। फाइन, ओके। अब तो तुम्हें दिखाना है फॉर ऑल, तो यहां से क्या होगा, ठीक है, तो मुझे क्या प्रूफ करना है, मुझे प्रूफ करना 1/n माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन। और nm में क्या रिलेशन है, ये तो ठीक है, n और m में क्या रिलेशन है, यहाँ देखो दे रखा है, डेफिनेशन में यूज करना पड़ेगा इसको तुम्हें, एक तो एप्सिलॉन को, और ये फॉर ऑल दिस दिखाना है मुझे, n मोर देन इक्वल टू m है। सो एक तो m ये है, एंड देखो तुम्हें प्रूफ रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं कॉलेज एग्जाम के लिए पढ़ा नहीं रहा हूँ, बस मैं एक डेफिनेशन सर्टिफाई कराना चाह रहा हूँ, मतलब डेफिनेशन को वेरीफाई करना चाह रहा हूँ, उसके लिए तुम्हें रट्टा मारने की जरूरत नहीं है इस प्रूफ को, ना जैम में गेट में तुम्हें जरूरत पड़ेगी। बुक्स में भी ये प्रूफ्स मिलेंगे तुम्हें, जो मैं कर रहा हूँ बुक्स में भी लिखा हुआ है, तो आप वहाँ भी देख सकते हो। सो n मोर देन इक्वल टू m के लिए मुझे प्रूफ करना है, तो यहाँ से मैं अगर लिखूँ क्या लिख सकता हूँ, ओके, तो इसको बाद में लिखता हूँ, ये मुझे प्रूफ करना है, ठीक है, ये मुझे प्रूफ करना है कि 1/m है। सो यहाँ से क्या होगा 1/m, और एप्सिलॉन में क्या रिलेशन हो जाएगा, यहाँ से क्या लिखूं, लेस देन इक्वल टू, और यहाँ से 1/n और 1/m में क्या रिलेशन है, लेस देन इक्वल टू। ओके, अब इसको थोड़ा कंबाइन करते हैं। तो मैंने क्या दिखाया, देखो ये एक्चुअली मुझे दिखाना है कि कोई एप्सिलॉन दिया हुआ है और n मोर देन इक्वल टू m है, तो उस केस में m कोई नेचुरल नंबर है, और उस केस में मुझे प्रूफ करना है वो वाली चीज, क्या प्रूफ करनी है, सो 1/n माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन होगी। अब तुम देख लो यहाँ से किसको कंबाइन करके, इन दोनों को कंबाइन करके देख लो क्या आ नहीं गया ये चीज, हाँ या ना? आ गया सो इसको मैं ऐसा लिख दूं, और ये तो 1/n ही है, और ये लेस देन एप्सिलॉन है, लेस देन इक्वल टू, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू में कोई दिक्कत नहीं है। सो इस तरह से, सो ये प्रूफ हो गया एक्चुअली। तो मैंने क्या किया एक्चुअली, देखो हमें एप्सिलॉन गिवन था, तो मैंने, और m कोई नेचुरल नंबर है, और मुझे प्रूफ करना है हर n जो कि m से ज्यादा है उसके लिए ऐसा होगा, तो मैंने वो यूज किया कि हर n जो m से ज्यादा है उसके लिए, और एप्सिलॉन मुझे गिवन है, तो मुझे ये प्रूफ करना था। तो मैंने क्या किया, जस्ट m और एप्सिलॉन 1/एप्सिलॉन रिलेशन ढूंढा, कहाँ से, अब मैं 4-5 क्वेश्चन कराऊंगा, तुम्हें खुद ही क्लियर हो जाएगा कर क्या रहा है एक्चुअली। सो स्टार्ट चीजें यहाँ से होती है, 1/n माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन प्रूफ करना है मुझे, तो मुझे 1/n लेस देन एप्सिलॉन प्रूफ करना था। तो
तो मुझे n मोर देन 1 बाई एप्सिलॉन दिखाना था, तो ये प्रूव करना था, ठीक है ना। तो मुझे n मोर देन 1 बाई एप्सिलॉन दिखाना था, तो मैंने क्या किया, देखो मैं हिस्ट्री बता रहा हूँ पीछे से, मैं प्रूफ में कहाँ तक पहुँचा, यहाँ तक कैसे पहुँचा मैं, मतलब प्रूफ एक एक्चुअली ना टेक्निक है। तो टेक्निक क्या है, वो तुम 10 मतलब कुछ बार जब कर ले तो समझ आता है, पहली बार में बहुत डिफिकल्ट लगता है। अभी तुम लोगों को हवा हवा नहीं लग रहा हो क्या हो रहा है ये, है ना, इस तरह से होता है। लेकिन ग्लैड ये मतलब यहाँ है कि कोई दिक्कत है नहीं कि तुम्हें रट्टा मरवाने नहीं है इसको, हमें तो लिमिट फाइंड करनी है। सो एनीवे मैं बता रहा हूँ हिस्ट्री, तो मुझे ये प्रूफ करना था, मुझे ये देखना था। अब मैं आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से क्या कर सकता हूँ कि मैं बता सकता हूँ m मोर देन इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन है, और मुझे पता है कि जो n है वो मोर देन इक्वल टू m है, तो इसको कंबाइन कर दिया तो n मोर देन इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन हो गया। तो यहाँ से क्या आ गया, 1 बाई n लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन आ गया। यही प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। मतलब कहना मतलब इन दोनों को कंबाइन कर दिया एक्चुअली, ये आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से आया और ये मुझे पता है कि इसके लिए मुझे प्रूफ करना है, n मोर देन इक्वल टू m है, तो उसके लिए मुझे प्रूफ करना है। एनीवे ये प्रूफ नहीं भी समझ आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि प्रूफ है ना इस तरह से हुआ है, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी यूज हुआ और मुझे प्रूफ करना था फॉर ऑल n मोर देन इक्वल टू m दिस थिंग होल्ड्स, इसलिए मैंने इसको यूज किया एंड देन इन दोनों को कंबाइन करके ये चीजें आ गई, ये प्रूफ हो गया कि 1 बाई n कन्वर्जेस टू 0 फॉर एनी एप्सिलॉन मोर देन 0। अब मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल करके दिखाता हूँ। देखो जो मैं कहना चाह रहा था तुमसे, तुम कोई एप्सिलॉन बताओ मुझे, कोई एक नंबर बताओ एप्सिलॉन मुझे, कोई एप्सिलॉन दो मुझे, कोई भी एप्सिलॉन एक। 11 तो बहुत ज्यादा ही ले लिया तुमने, कोई छोटा सा एप्सिलॉन बताओ। अरे नहीं, छोटा सा मतलब 1/5 इस तरह से लो, मतलब जीरो के क्लोज। उससे क्या होगा, थोड़ा तुम्हें एम ढूंढने में मतलब बेटर एम मिलेगा, वरना एम बहुत क्लोज आ जाए, बहुत वो आ जाएगा। होगा क्या, देखो मैं बोल रहा हूँ एप्सिलॉन कोई भी मोर देन 0 है, तो हम लोग क्या बोल रहे थे कि 1/n माइनस 0 विल बी लेस देन एप्सिलॉन। तो तुम्हें m ढूंढना है, कोई मुझे m ढूंढ के बता सकता है। ये सीक्वेंस हमारे पास क्या है, सीक्वेंस मैं किस सीक्वेंस के लिए बात कर रहा हूँ अभी मैं किस सीक्वेंस के लिए बात कर रहा हूँ, उसी सीक्वेंस के लिए an 1/n के लिए बात कर रहा हूँ। थोड़ा सा बोरिंग हो रहा है ये प्रूफ, तो फिर भी कोशिश करते हैं। तो मैंने तुम्हें मुझे एप्सिलॉन दिया 1/5, अब मुझे m ढूंढना है इस तरीके से। सो हमें एक m ढूंढना है नेचुरल नंबर में इस तरीके से कि 1/n माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन हो जाए। तो वो m क्या है, मैं m पूछना चाहता हूँ तुम लोगों से। ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस मान लो इस तरह से है। सो इसको टर्म्स है 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 डॉट डॉट डॉट। अब मैं बोला चाह रहा हूँ कि एप्सिलॉन 1/5 है मेरा, उसका ना डेफिनेशन में कि फॉर एनी एप्सिलॉन मोर देन 0 देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट an माइनस 0 इज लेस देन एप्सिलॉन। तो वो m क्या है कि उसके आगे के सारे टर्म जो 0 के क्लोज आ जाएंगे इस एप्सिलॉन के हिसाब से। तो क्या करोगे तुम उसके लिए, यहाँ था फॉर ऑल m मोर देन इक्वल टू m, है ना। और m और 1/एप्सिलॉन में क्या रिलेशन है, m एंड 1/एप्सिलॉन में क्या रिलेशन है आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से, ये तो मेरे पास ठीक है ना। सो यहाँ से क्या होगा, सो 1/एप्सिलॉन क्या है तुम्हारा, 1/5 नहीं एप्सिलॉन 1/5 है, 1/एप्सिलॉन क्या है, सो मोर देन इक्वल टू 5। देखो तुम 5 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो, मतलब अगर मैं इंक्लूड ना करूं इसको, अगर चाहो तो यहाँ से हटा दो तुम। सो हालांकि मैं वहाँ इक्वल टू लेना कोई जरूरी भी नहीं था। सो मैं इक्वल टू लिया, तुम इक्वल टू हटा भी सकते हो। ये लोग क्या लेते हैं, स्ट्रिक्टली लेते हैं, ओके। सो यहाँ इक्वलिटी लेना कोई ज़रूरी नहीं है। सो जो इसमें इक्वलिटी तुम हटा भी सकते हो, इसमें मैं इक्वल लिया, तुम इक्वल छोड़ दो। सो मतलब ये कहना चाह रहा है कि हर कोई भी रियल नंबर से लार्जर एक मुझे नेचुरल नंबर मिलेगा, तो लार्जर ही ले लेते हैं। तो इसलिए क्या हुआ, यहाँ भी तुम फिर इसको इक्वलिटी हटा देता हो, ठीक है ना। मतलब प्रूफ पे जैसे जाना नहीं, तो प्रूफ में भी क्या होगा, जब इक्वलिटी तुम हटा दोगे, इस केस में यहाँ इक्वलिटी नहीं लेते हैं, सो यहाँ इक्वलिटी नहीं आएगी, सो यहाँ इक्वलिटी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। सो यहाँ से तुम्हारे पास क्या मिला, ये ठीक है, ओके। सो यहाँ पे आ जाएगा स्ट्रिक्टली लेसन, जो स्ट्रिक्टली लेसन चाहिए था तुम्हें, यहाँ भी ऐसा ही है, तो मैं इक्वलिटी हटा देता हूँ। मगर बुक में मैच करना क्या है आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, मुझे ये याद था, तो यू कैन जस्ट चेक, गूगल भी कर सकते हो, जब भी तुम्हें कुछ नहीं पता हो गूगल कर लो, यूँ ही मिल जाएगा 1 मिनट में। सो
ठीक है ना, तो मैं इक्वलिटी हटा देता हूँ, ठीक है, ओके। सो व्हाट आई एम सेइंग कि एनी रियल नंबर इज, मतलब फॉर एनी रियल नंबर देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर व्हिच इज लार्जर देन द रियल नंबर, सिंपल। वो रियल नंबर तुम मुझे दो कोई भी, मैं उससे लार्जर तुम्हें एक नेचुरल नंबर दे दूंगा, ये सिंपल एक आर्किमिडियन प्रॉपर्टी है। सो यहाँ देखो, अब तो m मोर देन 5 ले लो, मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि यू चूज एनी m मोर देन 5। अरे क्या हो रहा है, इस सीक्वेंस में m को 5 से ज्यादा लो, तो यहाँ कह रहा है कि n मोर देन इक्वल टू m। अब 5 से ज्यादा, 5 टर्म को तुम छोड़ दो, छठे टर्म से स्टार्ट करो सीक्वेंस में। देखो मैं डेफिनेशन को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो यू सी 5, ये m मोर देन इक्वल टू 5 चूज करना है तुम्हें यहाँ पे, है ना। हमेशा आर्गुमेंटिंग प्रॉपर्टी यूज करो, कोई दिक्कत नहीं। m मोर देन इक्वल टू 1/ε यहाँ लेना पड़ेगा, प्रूफ में जो हो रहा था वही। सो हालांकि ऐसा होता है कि यहाँ से ये रहता है कि इसको तुम अगर सिंप्लीफाई करते तो क्या आता, तुम्हें ये लाना था ना, तो इसको तुम सिंप्लीफाई करते तो ये आ रहा होगा n मोर देन 1/ε, और यही इससे जस्ट लार्जर मुझे, तो यहाँ क्या होता है कि 1/ε से जस्ट लार्जर मुझे m लेना होता है, और वो n ये आ जाता है एक्चुअली। सो ये थोड़े से एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं, बुक में पढ़ो एक बार अच्छे से, बाटल में लिखा हुआ है, उसमें भी लिखा हुआ है, ट्राई करो। और अगर नहीं समझ आया कोई पॉइंट तो पूछना पर्टिकुलर वो पॉइंट। कई बार क्या होता है, टीचिंग के टाइम पे तुम फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो तुम्हारे लिए डिफिकल्ट होता है, लेकिन तुम बुक में एक बार गो थ्रू हो, फिर वो पर्टिकुलर वो लाइन पूछो तो तुम्हें समझ नहीं आया, तो तुम्हें बेटर फिर नेक्स्ट टाइम जब मैं समझाऊंगा ज़्यादा समझ आएगा। तो बुक में इसलिए पढ़ना जरूरी है, क्योंकि बुक में बहुत सारी चीज़ें लिखी, मेरे पास टाइम कम रहता है। टीचिंग में क्या है, 1 घंटे 2 घंटे का टाइम उसी में डिलीवर करना है। बुक में तुम्हारे पास सफिशिएंट टाइम है समझने का, समझो किसी पर्टिकुलर लाइन में दिक्कत है तो पूछो। ओके, सो n मोर देन m, मतलब यहाँ पे क्या है कि n मोर देन, ये मुझे प्रूफ करना होता है। तो हमने कहा कि m कोई नंबर है जो 1/ε से ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से, कि हमेशा एक नंबर m मिलेगा मुझे जो 1/ε से ज्यादा होगा, और वो n मोर देन इक्वल टू m हो सकता है, ये ले लो। सो एनीवे, वन सिंपल तुम्हें 1/ε यहाँ लेना था, ये तुम्हें 1/ε यहाँ लेना था सिंपली। तो 1/ε क्या है तुम्हारा 5, तो मैं बोल रहा हूँ 5 टर्म को छोड़ दो तुम, तो उसके आगे के सारे टर्म तुम देखो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। किस कंडीशन को, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10 डॉट डॉट डॉट। तुम चेक करो, अगला सीक्वेंस के कोई भी टर्म ले लो, मैं यहाँ an लिख देता हूँ तुम्हें। सो an माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन हो रहा होगा, n कोई भी तुम ले लो मोर देन इक्वल टू 5, मोर देन 5 है ना, मतलब मोर देन इक्वल टू 6 कर लो यहाँ पे। मोर देन लेना तो स्ट्रिक्टली मतलब वो इक्वल हो जाएगा उसके लिए फिर। सो मोर देन इक्वल टू 6 कर लो, ठीक है ना। m मैं मोर देन 5 लेना है मुझे ना, m मोर देन 5 लेना है, m को 6 ले लिया मैंने। मतलब कहने का मतलब पहले 5 टर्म को तुम छोड़ दो। अब तुम चेक करो ये टर्म्स जो हैं इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होगे, तुम चेक करो यस और नो। मतलब an लेस माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन कितना लिया तुमने 1/5, तो तुमने जब 1/5 मुझे एप्सिलॉन दिया तो उसके लिए मुझे m मिला 5 से ज्यादा 6। तो 5 टर्म को छोड़ के छठे टर्म से लेके आगे सारे टर्म इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। तुम्हारे एप्सिलॉन के हिसाब से ये सारे टर्म इसके क्लोज हैं, 0 के क्लोज हैं, क्योंकि वो एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो यहाँ तुमने एप्सिलॉन मुझे 1/5 दिया, ये हमने सेलेक्ट किया, तो उसके हिसाब से ये सारे टर्म्स में इसके, मैंने कहा था कुछ टर्म को छोड़ दो, तो यहाँ 5 टर्म को छोड़ दो, तो आगे के सारे टर्म क्या है 0 के क्लोज है अकॉर्डिंग टू योर एप्सिलॉन। सो इज इट फाइन, ये जो कन्वे करना चाह रहा हूँ समझ आ रहा है क्या। अभी एक दो और एग्जाम्पल कराऊंगा तो और बेटर होगा, बट अभी तक ठीक है। कुछ पूछना है पूछो, ओके है कि नहीं, इज इट फाइन। सर वो 0 के क्लोज है या 0 के ज्यादा क्लोज है। क्लोज का डेफिनेशन ये है, तो 0 के क्लोज का मतलब है कि an में से 0 घटाओगे तो वो 1/5 से कम आएगी। आ रही है कि नहीं आ रही है, चेक करो। 1/8 माइनस 0, मतलब मैं अगर मान लो इसको चेक करता हूँ, सो 1/8 माइनस 0 इज लेस देन 1/5, ट्रू या फॉल्स, ट्रू ना। तो यही कहना चाह रहा हूँ, इवन 1/6 ले लो, इवन 1/6 माइनस 0 इज लेस देन 1/5। तुम थोड़े से अच्छे एग्जाम्पल स्टार्ट करो, देखो मैं थोड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल देता हूँ तुम्हें। देखो तुम क्वेश्चन लिखो, एक इस सीक्वेंस की लिमिट फाइंड करो। मेरे पास सीक्वेंस है, सीक्वेंस an इज रूट अंडर n+1 माइनस रूट n। मुझे बताओ इस सीक्वेंस की लिमिट कितनी है, व्हाट इज लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस। मतलब जस्ट an लिखना चाहो तो जस्ट an लिख लो, nth टर्म अगर लिखना हो तो। सो व्हाट इज लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस,
खुद भी बताओ भाई, लिमिट निकाल के। लिमिट तो आता होगा आप लोगों को। लिमिट आता है कि नहीं? जीरो तक। जी ओके। सो ये हाँ सबको आता ही होगा बस। सो रूट एन प्लस वन माइनस रूट एन। अब देखो यहाँ पे ऐसे तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हो गया, तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गया। इनडिटर्मिनेट फॉर्म में तो क्या करोगे, इसको रेशनलाइज कर लो। जब यस यस, तो जब आप रेशनलाइज कर लोगे तो रूट अंडर एन प्लस वन माइनस रूट एन, इसको मतलब इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो ताकि रूट खत्म हो जाए। तो इस तरीके से अपॉन रूट अंडर एन प्लस वन प्लस रूट एन। अभी देखो सिंप्लीफाई करके क्या आया, तो जब आप सिंप्लीफाई करोगे सो न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करो, a प्लस बी ए माइनस बी। सो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन, ठीक है ना। सो ये आपके पास आया 1 अपॉन रूट अंडर n प्लस वन प्लस रूट n, और यहाँ n टेंड्स टू इंफिनिटी लोगे तो ये आ गया 0। तो मतलब ये जो सीक्वेंस है ये 0 पे कन्वर्ज कर रही है, जो सीक्वेंस है ये 0 पे कन्वर्ज करे। सिंपल मतलब सीक्वेंस कन्वर्जेंट है और इसकी लिमिट 0 है। तो एग्जाम में आपको इतना ही करना है। अब इसी चीज को मैं वेबसाइट वाले डेफिनेशन से कराऊंगा तो फिर कॉम्प्लिकेट होगा। करा तो सकते हैं, जैसे मैं एक इसी में एक्सपेरिमेंट जो पहले किया था वो करते हैं। मान लो एप्सिलॉन मैंने लिया 1/10, ठीक। तो मैं डेफिनेशन को फिर से एक बार थोड़ा सा कोशिश करता हूँ वेरीफाई करने का। पता नहीं लास्ट में आप लोगों को समझ नहीं है, फिर से मैं कोशिश करता हूँ। देखो, फॉर एप्सिलॉन मोर देन 0 देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट an minus a less than epsilon for all n more than equal to m। तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि अगर एप्सिलॉन मेरा अगर 1/10 है, सो व्हाट इज दैट m जिसके लिए ये ट्रू हो जाए। मेरा ये पूछना है कि व्हाट इज दैट m, तो हमें तो पता ही है। सो व्हाट इज दैट m जिसके लिए an माइनस 0, मैं इस क्वेश्चन के लिए बात कर रहा हूँ, इसी क्वेश्चन के लिए बात कर रहा हूँ। सो an माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन हो जाए। तो ऐसा m क्या है ताकि कोई भी n मैं m से ज्यादा लूं, कैसा हो। m greater than 10। नहीं, वो उस क्वेश्चन में था, यहाँ सीक्वेंस बदल गया तो यहाँ दूसरा होगा। वहां क्यों ऐसा हुआ तो मैं बताता हूँ। देखो इसके पीछे की स्टोरी देखो अब। सो नाउ हमें प्रूव करना है दिस थिंग, है ना। तो मुझे प्रूव करना है रूट n प्लस वन माइनस n, ये तो सीक्वेंस है, माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन, ये दिखाना है ना। तो यहाँ से रेशनलाइज करोगे तो ये फिर से आ जाएगा रेशनलाइज करके n प्लस वन प्लस रूट n, या पहले तुम इसकी वैल्यू निकाल लो। तो ये तुम्हारे पास आया, इसको सिंप्लीफाई कर लो पहले। सो दिस एंड दिस क्वांटिटी इज लेस देन इक्वल टू 1/√n, यस और नो, ठीक है कि नहीं। Yes sir। क्योंकि ये वो है ना, क्योंकि मॉड तुम हटा भी सकते हो क्योंकि पॉजिटिव ही है। सो मॉड हटा भी सकते हो इस तरीके से। अब ये क्वांटिटी लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, ये क्वांटिटी, क्योंकि आपको ही प्रूफ करना है ना कि दिस शुड बी लेस देन एप्सिलॉन। सो an माइनस 0 शुड बी लेस देन एप्सिलॉन। आपको समझ आएगा स्टोरी कि कैसे m ढूंढते हैं हम। तो मुझे बताओ ये लेस देन एप्सिलॉन होने के लिए n पे क्या कंडीशन आएगी, बताओ मुझे यहाँ से, बताओ आगे। n मोर देन इक्वल टू व्हाट, सिंप्लीफाई करो इसको। n more than equal to what? 1/a square। 1/epsilon square। तुम्हारा एप्सिलॉन क्या है? 1/10। तो ये कितना आ जाएगा 1/epsilon square? 100। तो तुम्हें देखा ना n more than equal to m, वो m 100 है, सिंपल। और वहां भी ऐसा ही हुआ है जो आपको मैं समझाना चाह रहा था पिछले बार, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। वहां भी हुआ ऐसे ही है, तुम देखो एप्सिलॉन में 5 दिया था ना, मैं फिर से बता देता हूँ एक बार। हुआ यहाँ भी ऐसे ही, इसमें कोई अलग रॉकेट साइंस नहीं लगा है, सेम चीजें यहाँ भी हुई हैं। वो थोड़ा सा मैं आर्किमिडियन प्रॉपर्टी यूज करके दिखा रहा था। देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ भी ऐसे ही था, an माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन। an क्या है 1/n माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन। सो यहाँ से 1/n लेस देन एप्सिलॉन। सो n मोर देन 1/epsilon। एप्सिलॉन क्या था आपका, व्हाट इज एप्सिलॉन हियर, 1 है ना। सो ये 5 हो गया। सो n मोर देन 5 हो गया। तो n मोर देन 5 ना, तो अब m कोई भी 5 ज्यादा ले लो तुम,
तो था ना कि n मोर देन इक्वल टू m, तो यू कैन सेलेक्ट एनी m मोर देन 5 से ज्यादा कोई भी m ले लो। सो इसके पीछे की स्टोरी है। सो m इज योर, तुम 6 ले लो, तो आगे देखो इसमें 6 से आगे सारे टर्म्स, 6 को इंक्लूड करके 6 टर्म्स से आगे तक हर नंबर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। सेम थिंग यहाँ पे। अभी क्या किया मैंने, यहाँ से स्टार्ट किया an माइनस 0 लेस देन दिस, सो यहाँ से यू टेक n मोर देन 100। अब यहाँ क्या हो गया, n मोर देन, यहाँ इक्वल टू 100 आया तो m ले लो मोर देन n, है ना। अच्छा ये इक्वल नहीं होगा, सॉरी, इक्वल क्यों नहीं होगा, क्योंकि सो यहाँ जस्ट स्ट्रिक्टली मोर देन है ना, सो मोर देन तो n नॉट इक्वल टू। सो कहने मतलब क्या है कि 100 से ज्यादा तुम टर्म लोगे ना, 101वां टर्म से स्टार्ट करो, तो यू टेक m इज हेयर m एज 101। सो 101वां टर्म लो, वो 1/10 से कम आएगा, चेक करते हैं चलो। सो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि m यहाँ 100 लिया मैंने, तो हमारा m क्या आया, जब एप्सिलॉन था 1/10, सो m एग्जिस्ट किया 101 सच दैट कि an माइनस लिमिट 0 थी लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n मोर देन इक्वल टू 101। m की जगह 101 रखा मैं डेफिनेशन को वेरीफाई कर रहा हूँ, एग्जाम में ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, बस समझाने के लिए भी जो पढ़ रहे हैं समझ के लिए। अब चेक करो तुम्हारा an क्या है, सो कह रहा है कि n कोई भी तुम ले लो 101 से ज्यादा, तो मैं चेक करता हूँ रूट अंडर n प्लस 1 माइनस रूट n, यही था ना। तो n को तुम, इसने बोला ना 101 से ज्यादा लो कुछ, तो क्या लोगे, कुछ ऐसा लो रूट निकाल ले इजीली, एक साइड तो निकाल ही ले। सो 121, चलो n को मैं 101 लेता हूँ, n मोर देन इक्वल टू 101 का ना 121 लेता हूँ, सो यहाँ हो जाएगा रूट 102 माइनस 121। n को मैंने 121 लिया। मैं चेक कर रहा हूँ क्या ये ट्रू है, इसने कहा तुम n कुछ भी ले लो 101 से ज्यादा, ये स्टेटमेंट ट्रू आएगा, मैं चेक कर रहा हूँ ट्रू है क्या। सो 122 माइनस 120 रूट 122 माइनस ये कितना आएगा 11। कैलकुलेटर से बताओ ये कितना आता है, आप यूज करो कैलकुलेटर, कितना आएगा डिफरेंस। क्विकली कैलकुलेटर यूज करो, बताओ। ये एप्सिलॉन आपका 0.1 है, ठीक है ना। अरे कितना टाइम लगा रहे हो भाई, 0.4 4 नहीं आएगा, 0.04 हाँ वही तो 0.04 4 नहीं, तुम लोग डरा दोगे। सो क्योंकि एप्सिलॉन 0.1 है ना, तो यहाँ इसको एप्सिलॉन से कम ही आना पड़ेगा, चाहे n कोई भी 101 से तुम ले लो, तो 0.04 है ना, लेस देन एप्सिलॉन आया ना, ये बोलना चाह रहा हूँ मैं। सो मतलब n, हालांकि तुम्हें कभी एग्जाम में ये सब n निकालने को नहीं पूछेगा, मैं डेफिनेशन सेटिस्फाई करा रहा था, सो ऐसा कुछ पूछेगा नहीं। एनीवे अब मैं थोड़े क्वेश्चंस पे आता हूँ जहाँ लिमिट निकालना है। तो रफली मैं बता दूँ अभी मैंने क्या किया, ये सब जो पिछले कुछ मिनट से मैं वो एप्सिलॉन m निकाल रहा हूँ, उसका कोई एग्जाम में जरूरत नहीं है, बस वो डेफिनेशन सेटिस्फाई करा रहा हूँ। सो हमने देखा सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या है, कन्वर्जेंस की डेफिनेशन क्या है, और कन्वर्जेंस के साथ ही सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो जिस नंबर पे कन्वर्ज करती है उसी को लिमिट बोलते हैं। तो कन्वर्जेंस के साथ ही हमें लिमिट भी समझ आया, कुछ सीक्वेंस की लिमिट निकाला मैंने, जैसे हमने देखा पहला क्वेश्चन में कि अगर मेरा an 1/n है तो इसकी लिमिट जो होगी वो 0 होगी, सिंपली हमें पता है। दूसरा क्वेश्चन लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी है, ये था रूट अंडर n प्लस 1, ये फाइंड किया, ये भी 0 आई। तीसरा क्वेश्चन अब मैं लिखता हूँ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, जो अगला सीक्वेंस है मेरा वो सीक्वेंस है, तो कर लो ना इजीली 3n प्लस, मतलब सीक्वेंस दे रहा हूँ चूंकि मुश्किल तो है नहीं। सो मान लो अगर मैं सीक्वेंस दिया, सो पूछूं कि ये सीक्वेंस कहाँ कन्वर्ट करेगी, ये पूछना चाह रहा हूँ मैं। सो थर्ड क्वेश्चन मान लो an एक सीक्वेंस है 3n प्लस 2/n प्लस 1, तो बताओ ये सीक्वेंस कहाँ कन्वर्ट करेगी, ये सीक्वेंस कहाँ कन्वर्ट करेगी। नहीं तो बहुत इजी है ना, तो सो 3 पे। फोर्थ, अगर तुम्हारा n की पावर 1/n की सीक्वेंस है, सो ये इसकी लिमिट कहाँ होगी,
द nth टर्म ये है, सो व्हाट इज द लिमिट ऑफ an? बताओ लिमिट लगाओ n टेंस इन्फिनिटी सर 1 पे कन्वर्ट करो। 1 पे। कैसे प्रूव करते हो आप लोग? अगर सब अलग प्रूफ के डिफरेंट टेक्निक्स है, बहुत सारे टेक्निक्स है प्रूफ के। सो एक तो कैलकुलस वाला टेक्निक भी चल जाएगा। कैसे किया आप लोग, कैसे करते हो? किसको बताओ? सर मान लीजिए कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an इज इक्वल टू l, हाँ, देन टेकिंग log in both side। करेक्ट, ठीक है। जस्ट यू टेक log, सो log l। अब लिमिट को बाहर कर सकते हैं क्योंकि log कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। सो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में यू कैन टेक लिमिट इनसाइड और आउटसाइड। सो यहाँ सिंपली हो गया, सो log l और यहाँ से 1/n log l log n, यहाँ लिमिट इंफिनिटी है, ठीक है ना? हाँ, सो इस तरीके से। अब ये log ऑफ l, अब यहाँ पे लिमिट लगा लो, ये log n अपॉन है ना, ये फाइनली कुछ ऐसा है। सो ये आपके पास है लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी log n अपॉन n। n टेंस टू इंफिनिटी पे क्या होगा? सो कितनी आएगी वैल्यू? ये बताओ लिमिट। एक ऑर्बिटल लगा लो। सो log n का डेरिवेटिव 1/n, n का 1, n टेंस टू इंफिनिटी 0। अच्छा, तो मतलब l 1 आएगी। सो यहाँ से l की वैल्यू e की पावर 0, तो 1 आ गई, है ना? सो जो l आपने अज्यूम किया था, दिस इज 1 नाउ, ठीक है? चेक कर लो एक बार, किसी को डाउट हो तो बताओ। फिर ऐसे ही मान लो नेक्स्ट है सीक्वेंस लूँ मैं एग्जांपल में कि कोई नंबर है, मान लो k 0 से 1 के बीच का नंबर है और मेरा सीक्वेंस है k की पावर n, ठीक है? ये सीक्वेंस है, मतलब ये है कि an की वैल्यू है k की पावर n। सो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी an क्या होगी? सर 0। तो ये आप लोग पता होगा कि कोई भी 0 से 1 के बीच का नंबर है तो जितना पावर इंक्रीज करोगे वैल्यू घटती चली जाएगी ना। सो इसमें ये है k स्क्वायर k क्यूब, तो वैल्यू घटती जा रही है। तो एट द एंड कुछ टर्म के बाद वो 0 पे कन्वर्ट कर जाएगी, ठीक है? सो वो 0 पे कन्वर्ट कर जाएगी, ठीक है ना? और जैसे मान लो कुछ अगर मैं सीक्वेंस दूं तुम्हें, है ना? जैसे एक क्वेश्चन मान लो लिमिट, ये सीक्वेंस है a ना तुम्हारा 1/n² + 1, ठीक है ना? तो ये कहाँ कन्वर्ट कर रही है? कहाँ कन्वर्ट कर रही है? 0 पे। सो ये भी 0 पे चली जाएगी ना। ओके, अच्छा अगर इसको प्रूव करोगे तो मैं अगर उस तरीके से एक बार फिर से ट्राई करूँ, एप्सिलॉन मोर देन 0, सो 1/n² + 1 - 0, तो ये हो गया 1/n² + 1, तो ये आ गया 1/n² + 1, और ये लेस देन होगा 1/n, यस और नो? इनफैक्ट मैं ऐसा लिखूँ इसको कि n² + 1 है ना, सो ये ऐसा है 1/n² + 1 लेस देन 1/n² लेस देन 1/n, ऐसा लिख सकते हैं ना? अब ये लेस देन एप्सिलॉन कब होगा? जब तुम्हारा n मोर देन 1/एप्सिलॉन होगा, यही ना? तो m यू हैव टू टेक मोर देन 1/एप्सिलॉन, ठीक है ना? ताकि m मोर देन इक्वल टू n हो जाए ना, सॉरी n मोर देन इक्वल टू m लेना है ना मुझे। हाँ, सो यू सेलेक्ट m एज नेचुरल नंबर जस्ट मोर देन 1/एप्सिलॉन। तो यहाँ क्या होता है कि तुमने पूछा ना क्या है वो एक्चुअली m, सो m यू सेलेक्ट मोर देन, यहाँ जो होता है ना फॉर ऑल एप्सिलॉन मोर देन 0 देयर एग्जिस्ट m। अब वो m क्या है? यहाँ पे तुम जो m ले रहे हो वो ये होगा जस्ट मोर देन 1/एप्सिलॉन। कोई भी नंबर ले सकते हो तुम मोर देन 1/एप्सिलॉन, एनी m देयर एग्जिस्ट बोलता है ना, तो 1/एप्सिलॉन कोई रियल नंबर होगा, उससे जस्ट लार्जर एक नेचुरल नंबर मिलेगा ड्यू टू आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, तो वो नेचुरल नंबर तुम्हें मिल जाएगा, जरूर मिलेगा। तो यही कहना चाहता है कि कोई भी एप्सिलॉन लो तुम्हें एक नेचुरल नंबर जरूर मिलेगा।
तो वो नेचुरल नंबर कौन सा होगा यहाँ पे, जो भी n मोर देन आ रहा है तो उसको तुम ले लो, तो उससे लार्जर कोई भी एक नेचुरल नंबर ले लो। सो इसलिए सच दैट इस तरीके से होगा कि an माइनस a विल बी लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n मोर देन इक्वल टू m। अब m यू कैन टेक एनी नंबर बाय 1 बाय, इसलिए कह रहा हूं एप्सिलॉन चेंज करोगे तुम्हारा m चेंज हो जाएगा। इसी क्वेश्चन में देख लो, अगर एप्सिलॉन मान लो मैं देता तुम्हें यहाँ पे एप्सिलॉन में देता हूँ 1/10 तो m मोर देन 10 लेना पड़ेगा। एप्सिलॉन लूंगा मैं 1/100 तो m तुम्हें मोर देन 100 लेना पड़ेगा। एप्सिलॉन लूंगा मैं 1/1000 तो यहाँ m तुम्हें 1000 से ज्यादा लेना पड़ेगा। मतलब m का मतलब है उस टर्म को छोड़ दो तो उसके आगे के टर्म्स इसके हिसाब से सेटिस्फाई करेगी, इसको सेटिस्फाई करने लगेगी। अगर m मान लो 1000 आया तो 1000 टर्म्स को छोड़ दो तो उसके आगे के टर्म्स जो हैं इसको सेटिस्फाई करेगी। तो इसके हिसाब से ये है कि वो a पे कन्वर्ज कर रही है उस एप्सिलॉन के लिए। लेकिन डेफिनेशन कहता है फॉर एनी एप्सिलॉन, हम तो वेरीफाई एक के लिए कर रहे हैं ना, कभी 1/10 ले रहे हैं, कभी 1/100, लेकिन वो कह रहा है कोई भी एप्सिलॉन तुम ले लो मोर देन 0, ये हमेशा ट्रू होना चाहिए, तब जाके वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी। तो एग्जांपल से कभी तुम प्रूव नहीं कर सकते, वो तो हम वेरीफाई कर रहे हैं ना, प्रूव इन जनरल ही होगा। जैसे मैंने है ना इस तरह से यहाँ मैंने प्रूफ इन जनरल कर दिया, तो ये मैंने ये प्रूफ जो किया इन जनरल किया है कि तुम कोई भी एप्सिलॉन दो, मैं एप्सिलॉन 1/, तुम कोई भी मुझे एप्सिलॉन दोगे मैं m मोर देन 1/एप्सिलॉन लूंगा और उसके लिए ये ट्रू हो जाएगा बस। तो ये प्रूफ है, तो प्रूफ पे आपको फोकस नहीं करना, समझ आया तो भी अच्छा, नहीं समझ आया तो भी नुकसान तो है नहीं एंट्रेंस में मुझे, ना जैम में ना गेट में। हमें ये करना है जो आप करते हो, लिमिट n को छोटे रख दो तो आ गया, तो ये करना है, इतना ही करना, एग्जाम में इतना ही करना, ये सब नहीं करना। प्रूफ ये भी है लेकिन एग्जाम में ये करना है सिंपली। ओके, अब मैं आपसे पूछूं कि an मेरा है -1 की पावर n, सो व्हाट इज द लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an, ये क्या है, व्हाट इज दिस? कोई बताओ। Sir, does not exist. हाँ, ये डज नॉट एग्जिस्ट, क्यों? क्योंकि -1 आएगी जब n तुम्हारा ऑड है और ये 1 आएगी जब n तुम्हारा इवन है। सो यहाँ पे डिफरेंट n के लिए वैल्यू डिफरेंट आ रही होगी ना, लिमिन फॉर लिमिन सब अलग अलग है, लेकिन सीक्वेंस कन्वर्जेंट कब होती है? जब लिमिन फॉर लिमिन, आगे पढ़ेंगे हम लिमिट्स ऑफ लिमिन, सो लिमिट्स ऑफ लिमिन लिमिट ऑफ लिमिन, तो दोनों इक्वल होना चाहिए। सो यहाँ पे क्या है, इसीलिए कन्वर्जेंट नहीं है, तो दो वैल्यू आ रही है ना, तो इसके मतलब ये है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये इसका आंसर है डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो यूनिक होगी, ठीक है ना। सो डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ भी ऐसे एक टर्म्स देखो 1 -1 1 -1, तो कभी किसी नंबर के क्लोज आएगा ही नहीं, क्लोज मतलब उसके नेबरहुड में आएगा नहीं। तो साइलेंट में अगर बहुत छोटा ले लूँ 0.1 टाइप का, तो इसलिए ओके। तो तुमने अभी ये देखा कि an, कई बार क्या होता है ना, इसको थ्योरेटिकली वो ऑप्शन बना के दे देते हैं, जैसे मान लो an कन्वर्जेस टू a एज n टेंड्स टू इंफिनिटी। अब इसमें 4 ऑप्शन बना दिया मान लो, तो उस तरीके से तुम्हें सोचना है। क्या था इसमें कि फॉर ऑल एप्सिलॉन मोर देन 0 देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट an माइनस a लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n मोर देन इक्वल टू m। इसी को तुम खोल के लिखो, इसको तुम लिख सकते हो, इस चीज को तुम ओपन करोगे तो ऐसा हो जाएगा, क्या होगा, an मोर देन a माइनस एप्सिलॉन लेस देन a प्लस एप्सिलॉन, यही ना, इस तरह से। मतलब ये है कि an बिलोंग्स टू इंटरवल a माइनस एप्सिलॉन टू a प्लस एप्सिलॉन, और ये जो इंटरवल है ये इसको बोलते हैं नेबरहुड ऑफ एप्सिलॉन, नेबरहुड ऑफ a। तो यही जो इंटरवल है ना, इसको बोलते हैं नेबरहुड ऑफ a। मतलब क्या किया इसने, जैसे कोई a है, सो इधर a प्लस एप्सिलॉन और इधर a माइनस एप्सिलॉन, तो ये जो इंटरवल है इस इंटरवल को बोलते हैं एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ a, ठीक है। ओके, मतलब ये तो डेफिनेशन जिसमें लिख रहा हूँ, तो अगर दो क्वेश्चंस लिखता हूँ, रुको। लिखो एक क्वेश्चन लिखो। अब देखो तुम्हें पता है ना, जैसे मैं अगर बोलूं कि an अगर l पे कन्वर्ज कर रही, मान लो ऐसा होगा,
if an converges to L या small a as n tends to infinity, then an plus 1 कहाँ कन्वर्ज करेगी? as n tends to infinity. ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन हो गया. an अगर a पे कन्वर्ज करी as n tends to infinity, तो an plus 1 कहाँ कन्वर्ज करेगी? सर ए पे यस ए पे ही. ठीक है, सिंपल. अब इस पे एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, इसी बेस से एक क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं कि मान लो पहला क्वेश्चन लिखो. सो क्वेश्चन ये है कि a sequence an is given as, so मान लो तुम्हें दे रखा है an plus 1 is equal to an square minus 2an plus 4 upon 2. ठीक है, इस तरह से. यहाँ पे तो मान लो a नॉट दे रखा है, और ये कब है? जब तुम्हारा n मोर देन मान लो 1 है, और a1 दे रखा है तुम्हारे पास, कुछ भी मान लो a नॉट है सपोज. सो a1 देखना पड़ेगा क्वेश्चन में क्या था. तो अभी मान लो a नॉट है सपोज, या कुछ फिक्स नंबर है ना. a1 जैसे मान लो चलो 1/3 दे दिया मैंने. सो आपसे अगर पूछा जाएगा फाइंड लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ an, क्या आप बता पाओगे? ट्राई करूँ, देखता हूँ क्वेश्चन क्या था. आप लोग आंसर बताओ इसका. नहीं, यहाँ पे 3 दे रखा है ना क्वेश्चन में. एक मिनट, ये क्वेश्चन में 3 दे रखा है. So n be a sequence of real numbers, ये sequence of real numbers है, such that this and तो पूछ रहा है आपसे कि what is limit of an. So आप लोग आंसर बताइए मुझे, what is limit of an. ये हिंट था, इसमें दोनों तरफ लिमिट अप्लाई कर दो. यू अप्लाई लिमिट बोथ साइड, यहाँ भी लिमिट लगा दो, यहाँ भी लिमिट लगा दो. यूज दिस रिमार्क. सेकेंड क्वेश्चन है कि जो तुम्हारा an है, ये जो an है दैट इज प्रोडक्ट ऑफ 1 प्लस k बाई n इसकी पावर 1 बाई n, और k इज इक्वल टू 1 to n. तो पूछ रहा व्हाट इज द लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी an. ये क्या होगा? ये दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है. मैं सॉल्व करूं या वेट करूं आप लोगों का? अरे हाँ ना बोलो भाई, हो रहा है या नहीं हो रहा है? क्वेश्चन ये है, मुश्किल नहीं है, ये क्वेश्चन है. तो सर फर्स्ट में 2. अच्छा, फर्स्ट का आंसर आ गया आपका 2. फाइन. दूसरे का
1, दूसरे का 1, ओके। आंसर तो मुझे याद नहीं, देखता हूँ क्या है। सो इसका 1 बता रहे हैं जी, क्या करेक्ट है? बाकी लोग बताओ। चलो हम सॉल्व करते हैं, टाइम भी खत्म हो रहा है। सो इसको सॉल्व करते हैं, फिर आगे इसके आगे करेंगे। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया, सीक्वेंस क्या है, कन्वर्जेंस की मीनिंग क्या है, और लिमिट कैसे फाइंड करेंगे, तो आप देख ही रहे हैं। चलिए 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ट्राई करते हैं कैसे करेंगे। सो इसमें तो ये है कि क्वेश्चन 1 कि an प्लस 1 जो था an स्क्वायर माइनस 2an प्लस 2/4 था, प्लस 4/2 था ना, हाँ। सो यहाँ पे आपका बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा दो, यू अप्लाई लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो यहाँ आ जाएगा लिमिट an स्क्वायर माइनस 2an प्लस 4/2, ठीक है। सो अच्छा यहाँ पे an प्लस 1 था, ठीक है ना। सो an प्लस 1, सो ये लिमिट l ले लो, l या a स्मॉल a, मैं लिमिट l ले लेता हूँ मान लो। सो n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, सो ये भी कहाँ कन्वर्ज करेगी, लिमिट l है, सो 2 टाइम l प्लस 4/2। अब यहाँ से क्या आ जाएगी, 2l इज इक्वल टू, देखो एग्जाम में इतना चेक कभी नहीं करना कि लाइक आगे बताऊंगा मोनोटोन बाउंडेड ये सब, लेकिन अभी तुम्हें सिर्फ लिमिट पूछा था, इसे एग्जाम में शॉर्टकट में निकाल लोगे। लिमिट होगी तो एडजस्ट करेगी, सर आ जाएगी। सो यहाँ से आ गया l स्क्वायर माइनस 4l प्लस 4 इज इक्वल टू 0। से यहाँ से आ गया l प्लस 2 होल स्क्वायर इज 0। सो l की वैल्यू, सॉरी माइनस ना, एक तो ना सिली मिस्टेक्स इतने होते हैं ना। सो l माइनस 2 होल स्क्वायर इज 0 एंड सो लिमिट इज इक्वल टू 2। एक बार चेक कर लेना कैलकुलेशन मिस्टेक है ना, अगर कुछ किया हो तो। सो जस्ट अप्लाई लिमिट बोथ साइड इस तरह करके, तो ये l की वैल्यू 2 आ गई। इसमें किसी को डाउट है, देख लो। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इसको छोटा, इज इट फाइन, हाँ या ना बोलो, ठीक है। ये सबको समझ आ रहा है? ओके ठीक। चलो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सो जो सेकेंड था कि an आपको दे रखा है प्रोडक्ट 1 प्लस k बाई n, उस पूरे की पावर 1 बाई n एंड k फ्रॉम 1 to n, इस तरीके से। और मैं इसका लिमिट पूछ रहा हूँ, तो बताइए कैसे करेंगे आप लोग इक्वेशन, कोई आइडिया है? बोलो। अगर मैं यहाँ लॉग लगा दूँ तो क्या हो? हाँ बोलो बोलो, तुम क्या कह रहे हो? ये लॉग लगा के मतलब, अच्छा वही कह रहे थे, ठीक है लॉग लगा लो। सो प्रोडक्ट है तो लॉग में क्या होगा, लॉग a इंटू बी बराबर लॉग a प्लस लॉग b, ठीक है। सो प्रोडक्ट सम में कन्वर्ट हो जाएगा, सम k फ्रॉम 1 to n, लॉग लगाएंगे तो अब हो गया ये 1 बाई n बाहर आ जाएगा, मतलब अभी लिख देता हूँ मैं, लॉग 1 प्लस k बाई n, इस पूरे की पावर 1 बाई n है, अभी लॉग लगाया मैंने ये। सो फाइनली लॉग an की वैल्यू 1 बाई n बाहर कर सकते हो क्योंकि समेशन k पे है, तो यहाँ वेरिएबल k है, तो समेश 1 बाई n को तुम बाहर कर सकते हो, ये पावर है ना। सो ये पावर है, बाहर आएगी और इसको बाहर निकाल दो। सो 1 बाई n समेशन लॉग 1 प्लस k बाई n, है ना, k फ्रॉम 1 to n, ये है आपके log an की वैल्यू, टेकिंग लिमिट बोथ साइड। तो अभी मैं लगाता हूँ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an। अब यहाँ लिमिट लगाने पे ये कहाँ कन्वर्ज करेगी, फॉर्मूला याद है आपको, लिमिट एज अ सम, इंटीग्रल में ये पढ़ेंगे हम ऐसे, क्योंकि इंटीग्रल पहले मैं नहीं पढ़ा मैंने, मतलब अभी पढ़ाए सीक्वेंस से स्टार्ट किया ना, तो आगे आएगा, लेकिन ये सब 11 12 में भी है, अगर इसमें आपने देखा होगा पहले। सो बताओ n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे इस क्वांटिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ, फॉर्मूला होता है लिमिट एज अ सम, क्लास 12 में भी था लिमिट एज अ सम, उसको यूज करके। सो अगर मैं लिमिट लगाऊं तो किसी को आइडिया है कि नहीं, इंटीग्रल की वैल्यू लिमिट एज अ सम करते थे हम लोग वहां पे, बताइए। हाँ एक्चुअली ये हो जाएगी इंटीग्रल 1 प्लस ये जो k बाई n है वो x हो जाएगी। सो k बाई n x हो जाएगी, तो ये आ जाएगा log 1 प्लस x dx, और x की वैल्यू क्या है, तो x आपने k बाई n को लिया है। रितांशु आपका माइक कौन है?
सो k बाई एन आपका x है, तो k बाई एन k1 था, तो k को 1 रखोगे तो 1 बाई एन से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 बाई एन से स्टार्ट हो रहा है तो 1 बाई एन 0 पे जाएगी n टेंस इनफिनिटी पे, और लास्ट क्या है n बाई एन 1 हो गया, तो लिमिट 0 से 1 होगी। अभी इंटीग्रल कैलकुलेट करके बताओ मुझे, log 1 प्लस x क्या आएगी? अच्छा यहाँ log था, तो मैं log भूल गया यहाँ पे। सो यहाँ पे है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी log a n, ठीक है ना, इस तरह से। सो ओके, सो log a n लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। ये इंटीग्रल कैलकुलेट करो बाई पार्ट से, या जैसे भी आपको आता है बाई पार्ट से करना पड़ेगा। तो ये हो गया log ऑफ a n इसकी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। आया क्या आंसर आया आपका? x minus 1 log f। नहीं 0 से 1, एक मिनट फिर से। सो 1 इंटू, ठीक है ना, सो बाई पार्ट में क्या कर दो, आई लेट, सो ये log है, आई लेट ये अलजेब्रिक है, सो log 1 प्लस x बाहर, तो क्या करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, सो 1 प्लस x और इंटीग्रेशन ऑफ दिस x dx, चेक करो। सो आगे हो गया, तो ये x log 1 प्लस x माइनस, अब यहाँ पे इसको तुम लिख सकते हो 1, ठीक है ना, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x, ठीक है ना, सो 1 प्लस एक्स माइनस 1 तो x अपॉन दिस dx। सो यहाँ से आएगा तुम्हारे पास x log 1 प्लस एक्स माइनस, इसको इंटीग्रेट करो, सो माइनस में x माइनस log 1 प्लस एक्स, तो यहाँ से आया x प्लस 1 log 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, चेक करो 1 प्लस एक्स होगा। सो ठीक है ना, तो इस तरीके से देखो गलतियां होती हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ सब अपना अपना कैलकुलेशन, वही नहीं आंसर बताया बाकी मान लिए। यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, इसीलिए सो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो x प्लस 1 लॉग दिस माइनस एक्स, तो क्या आएगा अब इससे, सो x प्लस 1 लॉग, फिर भी आई अप्रिशिएट द करेज जो आंसर बताते हैं, बाकी लोग तो बताना नहीं चाहते। सो 0 1, अब पुट करो, बताओ कितना होगा। सो 1 रखने पे क्या होगा, 2 log 2 माइनस 1, सो इसके बाद माइनस 0 रखो, सो 0 रखने पे 0 ही हो जाएगी। सो कितना हो गया देखो, अब ये लॉग अभी था वहां पे, तो इसको मैं लिख सकता हूँ log 4, ठीक है ना, बाहर है माइनस 1, सो लिमिट log ऑफ a n, सो log ऑफ a n हो जाएगा e की पावर log 4 और माइनस में 1, बाहर माइनस 1 है, ठीक है, तो ये हो गया e की पावर log 4 अपॉन e, सो e की पावर log 4 मतलब व्हाट इज e की पावर log 4, हाँ, तो 4 अपॉन e, यही आंसर है एक्चुअली। सो तो यहाँ पे, तो सो यहाँ पे लिमिट a n, ठीक है ना, सो लिमिट a n, ये हो गया फाइनली। सो आप लोग सिली मिस्टेक्स करके माइनस कर दी, इसलिए गलती हो गया था। ओके ठीक है ना, तो आज चलो टाइम भी निकल गया, और कुछ बीच में हमने जस्ट एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में टाइम ज़्यादा लगाए, कोई बात नहीं, समझना इंपॉर्टेंट है। बस आपसे ही रिक्वेस्ट करूंगा कि बुक भी, जो भी बाटल की बुक हो या मलिक अरोड़ा की जो मैं फॉलो कर रहा हूँ, आपके भी कुछ अलग हो, इसके मापा की बुक होती है, लोग भी रिकमेंड करते हैं, तो इसके मापा की बुक देख सकते हो आप, और भी है मतलब रूडीन की है और बहुत सारी है। सो कुछ रॉबर्ट अबोट की भी कुछ बुक है इस तरह से, अंडरस्टैंडिंग एनालिसिस, इस तरह डिफरेंट बुक्स हैं। तो आप कोई भी बुक, लेकिन ये टॉपिक पढ़ो, आप सीक्वेंस एक बार पढ़ो, कन्वर्जेंस पढ़ो, उसमें लिमिट्स पढ़ो, और इन तीनों टॉपिक पे कुछ डाउट्स है तो अगले क्लास में स्टार्ट में पहले डाउट ही पूछो, चाहे डेफिनेशन में डाउट हो, थ्योरम्स में डाउट हो, एग्जाम्पल्स में डाउट हो,
या कुछ क्वेश्चंस कर रहे हो उसमें डाउट हो पहले पूछो, हम ट्राई करेंगे, ठीक है ना, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलो आज इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच। कल रैंडम वो स्टार्ट करेंगे, प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे 9 to 11 फिर से। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल। थैंक यू सर।